सबसे पहले उठाते हैं अखबार का पहला पन्ना, यानी चैप्टर 1 फ्रंट पेज। और यहीं से आज की सबसे बड़ी सुर्खियां शुरू होती हैं। और पहली ही खबर सीधे कर्नाटक की राजनीति से आ रही है, जहां नया मुखिया मिलने वाला है। डी के शिव कुमार 3 जून को सीएम बनेंगे। यार, कर्नाटक की राजनीति में बड़ा फेरबदल हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता डी के शिव कुमार, जिन्हें प्यार से डी के SHIKA कहते हैं, को कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी CLP का नेता शनिवार को सर्वसम्मति से चुन लिया गया। और अब वो बुधवार 3 जून को दोपहर 4:05 बजे राजभवन लोक भवन के ग्लास हाउस में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राज्यपाल थाराचंद गहलोत ने उन्हें न्योता भेज दिया है। मौजूदा केयर टेकर सीएम सिद्धारमैया और बाकी नेताओं के एक दल ने राज्यपाल से मिलकर CLP का प्रस्ताव सौंपा, जिसमें 135 कांग्रेस विधायक, 2 एसोसिएट मेंबर्स और एक रैयता संघ सदस्य ने शिव कुमार को नेता चुना। मजेदार बात यह कि अभी कैबिनेट किसकी किसकी बनेगी, इस पर माथापच्ची चल रही है। पूरी कैबिनेट एक साथ शपथ लेगी या नहीं, और डिप्टी सीएम होंगे भी या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है। कांग्रेस महासचिव के सी वेणुगोपाल ने कहा कि यह सत्ता हस्तांतरण पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की निगरानी में बड़े आराम से हुआ है। इससे हुआ। उन्होंने यह भी कहा कि बहुत लोगों ने भविष्यवाणी की थी कि सत्ता बदलते वक्त कांग्रेस में खटपट होगी, पर सिद्धारमैया ने दिखा दिया कि उनके दिल में बस पार्टी है। कांग्रेस एक परिवार है। सिद्धारमैया, जो 2008 से CLP नेता रहे हैं और 2 बार नेता प्रतिपक्ष और एक पूरा कार्यकाल सीएम रह चुके हैं, उन्होंने नए नेता का चुनाव हाईकमान पर छोड़ दिया। चर्चा यह भी है कि हाईकमान उनकी सेवाएं राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर भविष्य में लेना चाहता है। इसी पन्ने पर अगली खबर लाखों स्टूडेंट्स के दिल से जुड़ी है। CUET-UG में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से 3,765 बच्चों का दोबारा एग्जाम होगा। शनिवार को CUET-UG 2026 अंडर ग्रेजुएट एडमिशन की कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की पहली शिफ्ट कई सेंटर्स पर एक टेक्निकल ग्लिच की वजह से लेट हो गई, जिससे हजारों बच्चे और उनके मां बाप टेंशन में आ गए। 3,700 से ज्यादा कैंडिडेट जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन करा चुके थे, बिना एग्जाम दिए ही लौट गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने माफी मांगते हुए कहा कि टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर TCS आयन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की एक इकाई को रूट कॉज एनालिसिस करके फौरन रिपोर्ट देने को कहा गया है। सोशल मीडिया पर 3-4 घंटे की देरी के आरोप लगे और स्टूडेंट्स के विरोध के वीडियो वायरल हुए। NTA ने कहा कि गवास कि करीब 95% कैंडिडेट एग्जाम दोबारा शुरू होने पर पेपर पूरा कर पाए, पर जो 3,765 बच्चे रुके नहीं और चले गए, उनके लिए एक बार के विशेष उपाय वन टाइम मेजर के तौर पर दोबारा एग्जाम कराया जाएगा, जिसकी नई तारीख बाद में बताई जाएगी। TCS के CEO MD कृत्तिवासन ने कहा कि सुबह की शिफ्ट में करीब 2 घंटे की देरी हुई, जिसे टीम ने तुरंत ठीक कर लिया और एग्जाम की पवित्रता सैंक्टिटी पर कोई असर नहीं पड़ा। इसी CUET गड़बड़ी पर अगली खबर में सियासत गर्म आ गई। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी भारत की एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने PM नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और कहा कि सरकार विश्वगुरु होने का दावा करती है, पर एक ढंग का एग्जाम तक नहीं करवा पाती। उन्होंने नीट, CBSE, SSC और अब CUET 4 परीक्षाओं और 1 करोड़ छात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। उनका तीखा वाक्य था, जिस पीढ़ी का भविष्य तुम बर्बाद कर रहे हो, वही पीढ़ी तुमसे हिसाब लेगी। इस खबर की पूरी डिटेल पन्ना 4 पर है। अब पहले पन्ने से ही एक चौंकाने वाली खबर पश्चिम बंगाल से। तृणमूल नेता अभिषेक बनर्जी पर भीड़ का हमला हुआ। सोनारपुर, साउथ 24 परगनास में शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी पर भीड़ ने हमला कर दिया। वो चुनाव बाद की हिंसा, पोस्ट पोल वायलेंस में कथित तौर पर मारे गए एक पार्टी कार्यकर्ता के घर जा रहे थे। भीड़ ने उन पर अंडे और जूते फेंके, चोर चोर के नारे लगाए। उन्होंने हेलमेट पहन लिया, पर भीड़ पीछा करती रही। लोगों की नाराजगी खासकर उनके उस पुराने बयान पर थी जिसमें उन्होंने नतीजों के बाद डीजे बजाने की बात कही थी, यानी विरोधियों से हिसाब चुकता करना। करीब 1 घंटे तक तनातनी रही, फिर पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस ने उन्हें निकाला। अभिषेक को मामूली चोटें आईं और कोलकाता के 2 अस्पतालों में इलाज हुआ। उन्होंने इसे BJP स्पॉन्सर्ड अटैक बताया। उनकी बुआ और तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी अस्पताल पहुंची और लिखा, रूलर्स बिकम किलर्स, शैमाई ऑन न्यू BJP। पहले पन्ने की अगली खबर कूटनीति की है। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत पहुंचे। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग ह्लाइंग एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, कई कैबिनेट मंत्री और बिजनेस लीडर्स के साथ 5 दिन के भारत दौरे पर आए हैं। पूरी डिटेल पन्ना 3 पर।
इसके बाद पहले पन्ने पर खबर मणिपुर से। वहां ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी। मणिपुर में ट्रांसपोर्टरों ने शनिवार को काम रोक दिया। पश्चिम बंगाल के हुगली के एक ट्रक ड्राइवर की उखरुल जिले में कुकी मिलिटेंट्स द्वारा हत्या के विरोध में मिलिटेंट्स ने खाने के ट्रकों, एलपीजी और ऑनियल टैंकर्स के काफिले पर हमला किया था। विस्तार पन्ना सोशाना 4 पर। फिर केरल से एक कानूनी खबर। ईडी अफसरों पर हमले के आरोपियों को जमानत नहीं मिली। तिरुवनंतपुरम की अदालत ने पूर्व केरल सीएम पिनाराई विजयन के घर सर्च के दौरान ईडी अधिकारियों पर हमला करने वाले 5 सीपीआई एम कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका खारिज कर दी। पूरी कहानी पन्ना 2 पर। पहले पन्ने की एक और बड़ी खबर सुरक्षा से जुड़ी। 8 आईएसआई लिंक्ड संदिग्ध गिरफ्तार हुए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 लोगों को पकड़ा जो कथित तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक मॉड्यूल का हिस्सा हैं। विस्तार पन्ना 3 पर। और पहले पन्ने को समेटते हुए कुछ झलकियां, टीजर्स भी थीं जो आगे के पन्नों की ओर इशारा करती हैं। ऊपर कुछ दिलचस्प इशारे थे। व्हेन द बॉल रोल्स इन केरला, यानी वर्ल्ड कप फुटबॉल बुखार, जहां केरल के फैंस होर्डिंग वॉर्स और मिडनाइट स्क्रीनिंग्स के साथ इस 4 साला महाकुंभ में डूबे हैं। मैगजीन पन्ना 1। फिर इज द कंट्री गेटिंग अनयूजुअली हॉट, एफएक्यू पन्ना 8। द स्ट्रेट वेयर अमेरिका स्टॉल्ड, यानी हॉर्मुज जलडमरूमध्य की कहानी, प्रोफाइल्स पन्ना सप्पापस 9। और रॉयल चैलेंजर्स बनाम टाइटंस का आईपीएल खिताबी मुकाबला, स्पोर्ट पन्ना 13। साथ ही श्रीनगर में जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के पासिंग आउट परेड की तस्वीर, जहां 7वें बैच के 540 से ज्यादा अग्निवीर पास आउट हुए। अब हम पन्ना पलटते हैं और पहुंचते हैं चैप्टर 2 पर, यानी राज्यों, स्टेट्स की खबरों वाला हिस्सा, जहां देश के अलग अलग कोनों से जमीनी खबरें आ रही हैं। और शुरुआत होती है केरल से, जहां सबरीमाला मंदिर में काफी मात्रा में सोने की चोरी की फोरेंसिक लैब ने पुष्टि कर दी है। केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर के गर्भगृह सैक्टम सैंक्टोरम से सोने की चोरी की पुष्टि जमशेदपुर की नेशनल मेटलर्जिकल लैब CSIRNML की फोरेंसिक रिपोर्ट से हो गई है। लैब ने गर्भगृह के दरवाजे की चौखट कट्टी लैपली से लिए गए 30 से ज्यादा सैंपल्स की जांच की और दूसरे बैच के नतीजे अभी बाकी हैं। दिक्कत यह है कि रिपोर्ट बहुत टेक्निकल और घनी वैज्ञानिक भाषा में है, जैसे किसी पेचीदा फोरेंसिक ऑटोप्सी की हो। इसलिए एसआईटी को इसे समझने के लिए मेटलर्जिकल एक्सपर्ट्स की मदद लेनी पड़ेगी। इससे पता चलेगा कि कितना गोल्ड प्लेटिंग हटा, चोरी हुए सोने का असली वजन क्या था और क्या नीचे की कॉपर स्ट्रक्चरिंग से छेड़छाड़ हुई। यह रिपोर्ट कोल्लम विजिलेंस कोर्ट और जांच अधिकारियों को सौंपी जा चुकी है और अभियोजन प्रोसिक्यूशन के लिए सबसे अहम सबूत है। शक की जगह अब ठोस वैज्ञानिक प्रमाण। इसी राज्य से अगली खबर वही है जिसका इशारा पहले पन्ने पर मिला था। ईडी अफसरों पर हमले के 5 सीपीआई एमसीएम कार्यकर्ताओं को जमानत नहीं मिली। तिरुवनंतपुरम की जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट 3 ने श्रीजीत, जितिनराज, मनोज, जीवन और शाहिन, इन 5 सीपीआई कार्यकर्ताओं की जमानत खारिज कर दी और इन्हें हिरासत में भेज दिया। ये पूर्व सीएम पिनाराई विजयन और उनकी बेटी टी वीना के घर पर ईडी की सर्च के बाद लौटते वक्त अफसरों पर हमले के आरोपी हैं। यह सर्च वीना की अब बंद हो चुकी फर्म एक्सालॉजिक सॉल्यूशंस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई थी। बचाव पक्ष की दलील थी कि घटना के वक्त ईडी अफसर ड्यूटी पर नहीं थे और जिस गाड़ी पर हमला हुआ वो आधिकारिक नहीं थी। पर अभियोजन ने कहा कि अफसर ड्यूटी पर ही थे और किराए की गाड़ी भी आधिकारिक मानी जाएगी। इस हमले में अब तक कुल 25 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और करीब 300 लोगों पर केस दर्ज है। अब चलते हैं कर्नाटक की ओर, जहां सिविल सोसाइटी ने एसआईआर के खिलाफ विरोध जताया। बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में शनिवार को सिविल सोसाइटी समूहों ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी की, जो 20 जून से कर्नाटक में लागू होने वाली है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी का भी विरोध किया जिसने इस कवायद को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की दिशा में कदम बताया था। विरोध करने वालों ने इसे टारगेटेड और प्लान्ड डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, मताधिकार छीनने की साजिश कहा और आरोप लगाया कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को ब्लैंक चेक दे दिया है। उन्होंने लॉजिकल डिस्क्रेपेंसीज और माइक्रो ऑब्जर्वर्स जैसी श्रेणियों पर सवाल उठाए जो नियमों में हैं ही नहीं और बाद में बनाई गई। कार्यकर्ता विनय श्रीनिवास ने कहा कि बंगाल में इसी से बड़े पैमाने पर नाम कटे। समूहों ने मांग की कि राज्य सेफगार्ड्स लाए ताकि खासकर दलित्स, आदिवासियों, महिलाओं और मुसलमानों के नाम न कटें। इसी बीच बेंगलुरु से एक हादसे की खबर, एक स्कूल में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बेंगलुरु के नागडेवानाहल्ली में एक स्कूल के ऑडिटोरियम टॉप फ्लोर में शनिवार सुबह भीषण आग लगी जिससे आसपास दहशत फैल गई। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट वजह बताई गई। स्टाफ को निकाल लिया गया, कोई घायल नहीं हुआ।
फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज को करीब 9:55 बजे कॉल मिली। आग बुझाने में करीब 1 घंटा और हालात काबू में लाने में करीब 2 घंटे लगे। अब केरल से उम्मीद की एक खबर 2 दशक से अटकी साबरी रेल परियोजना में फिर जान आई और 5,000 जमीन मालिकों की उम्मीदें जगी। 2 दशक से अटकी साबरी रेल प्रोजेक्ट में अब हलचल लौटी है, जिससे केरल के करीब 5,000 जमीन मालिकों की उम्मीदें जगी हैं, जिनकी जमीन 20 साल से अधिग्रहण की तलवार में थी। 70 किलोमीटर के प्रस्तावित अलाइनमेंट पर डिटेल्ड फील्ड सर्वे और ड्राइंग्स का काम फिर शुरू होगा। ये तब हुआ जब राज्य कैबिनेट ने इस साल 3,800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का 50% उठाने का फैसला किया। फिर आंध्र प्रदेश से एक दुखद और रहस्यमय खबर। एक अस्पताल में मरीज की रहस्यमय मौत हो गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर के गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल में 49 साल का मरीज श्रीनिवास रहस्यमय हालात में मर गया। वो 23 मई से कई स्वास्थ्य समस्याओं के साथ भर्ती था। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक वो सुबह शौच के लिए गया और बाद में ग्राउंड फ्लोर पर घायल पड़ा मिला। अब तमिलनाडु से एक दर्दनाक हादसा। एक पटाखा फैक्ट्री में धमाके में मालिक की मौत होगी, होशी शिगाए। पुदुकोट्टई जिले में शनिवार दोपहर एक देसी पटाखा फैक्ट्री में आग से हुए धमाके में 54 साल के मालिक एस करुपाया की मौत हो गई और एक कर्मचारी पी ब्राह्मण गंभीर घायल हुआ। आग अचानक भड़की और अंदर रखे पटाखे यौतीस अमान फट गए। तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के 14 कर्मियों को आग बुझाने में करीब 2 घंटे लगे। अफसर के मुताबिक धमाके में करुपाया का शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया, जबकि ब्राह्मण को पैर में गंभीर चोट के साथ बचाया गया और मदुरै के निजी अस्पताल भेजा गया। पटाखे खरीदने कार से आए 2 लोग मामूली चोट के साथ बच गए। इसके बाद वापस कर्नाटक की राजनीति पर, जहां नई कैबिनेट को लेकर सरगर्मी तेज है। 3 जून को शिवकुमार के सीएम बनने के साथ ही नई कैबिनेट को लेकर जोड़ तोड़ तेज है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक 8 से 10 विधायक मंत्री बन सकते हैं और बड़ी जातियों व समुदायों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। पूरी कैबिनेट 18 जून को 4 राज्यसभा और 7 लेजिस्लेटिव काउंसिल सीटों के चुनाव के बाद बनेगी। राहुल गांधी बड़े फेरबदल के पक्ष में बताए जा रहे हैं, जबकि सिद्धारमैया चाहते हैं कि उनके कई पुराने मंत्री बने रहें। हालांकि आधे से ज्यादा मंत्री हटाए जा सकते हैं। मौजूदा स्पीकर यूटी खादर कैबिनेट में आना चाहते हैं और स्पीकर पद के लिए टीबी जयचंद्र व एच के पाटिल के नाम चर्चा में हैं। डिप्टी सीएम पर अभी सस्पेंस है और आधा दर्जन से ज्यादा नेता के पीसीसी अध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अब तेलंगाना से एक दिलचस्प खबर। सीएम रेवंत रेड्डी वाईएसआर का जमीनी अंदाज अपनाएंगे। तेलंगाना के सीएमए रेवंत रेड्डी और उनके मंत्री हर हफ्ते एक दिन पार्टी कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिलने को रखेंगे, ठीक वैसे जैसे दिवंगत वाईएस राजशेखर रेड्डी वाईएसआर किया करते थे। फिलहाल सीएम का घर इतनी भीड़ के लिए छोटा है, इसलिए कैंप ऑफिस तैयार होने तक वो स्थानीय एमएलएज के साथ हर हफ्ते एक एक निर्वाचन क्षेत्र का असा दौरा करेंगे। फिर केरल से एक भविष्य की झलक। श्रीधरन की नई रिपोर्ट में हरित हाई स्पीड रेल का सपना है। टेक्नोक्रेट श्रीधरन ने केरल सरकार को नई अंतरिम रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें तिरुवनंतपुरम से कन्नूर को सिर्फ 3 घंटे 30 मिनट में जोड़ने की बात है। अभी ट्रेनें करीब 10 घंटे लेती हैं। प्रस्तावित केरल हाई स्पीड रेलवे के एचएसआर पूजपुरा से मुंडियात तक 473.2 किलोमीटर की डबल लाइन होगी, जिसमें 23 स्टेशन और 3 एयरपोर्ट जुड़ेंगे। कन्नूर एयरपोर्ट को छोड़कर सिर्फ 20 मीटर चौड़े कॉरिडोर की जरूरत होगी और पूरी ऊर्जा कैप्टिव सोलर पावर से आएगी, यानी दुनिया का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर। इस पन्ने की आखिरी खबर पानी की है। चेन्नई में कृष्णा जल का प्रवाह बढ़ने वाला है। तमिलनाडु में अभी थोड़ा थोड़ा आ रहा कृष्णा जल अगले कुछ दिनों में बढ़ेगा और चेन्नई के घटते जलाशयों व पेयजल की जरूरत पूरी करेगा। आंध्र के कांडालेरू रिजर्वोयर से सप्लाई, जो मार्च में चैनल की मरम्मत के लिए रुकी थी, 2 दिन पहले फिर शुरू हुई। अंतरराज्यीय समझौते के तहत चेन्नई को दूसरे चरण में करीब 4,000 मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलना है और आंध्र ने 3-4 दिन में प्रवाह बढ़ाने का भरोसा दिया है। इसके बाद हम पहुंचते हैं चैप्टर 3 पर, यानी तीसरे पन्ने की खबरें न्यूज, जहां देश भर की और बड़ी हलचलें इंतजार कर रही हैं। और पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बिजली बिल पर 10% सरचार्ज को लेकर बवाल मच गया है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल ने बिजली बिल पर 10% फ्यूल एंड पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज का ऐलान किया, जिससे राज्य में हंगामा मच गया। यह जून के बिलिंग साइकिल से लागू होगा और ट्रांसमिशन चार्जेस से जुड़ा है, यानी उपभोक्ताओं को अपनी खपत के हिसाब से 10% ज्यादा देना होगा।
29 मई की चिट्ठी में आरएयू के चीफ इंजीनियर पंकज सक्सेना ने बताया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन यूपीईआरसी मल्टी ईयर टैरिफ एमवाईटी फ्रेमवर्क के तहत नए नियम जारी किए हैं। मार्च 2026 का सरचार्ज जून 2026 में वसूला जाएगा। इसी पन्ने पर अगली खबर लखनऊ से। रक्षा मंत्री ने नए नौसेना संग्रहालय को देशभक्ति का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ लखनऊ में खुली नौसेना संग्रहालय नौसेना शौर्य वाटिका का सखबैडे उद्घाटन किया। उन्होंने इसे देशभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बताया और कहा कि यह भावी पीढ़ियों को बताएगा कि देश की आजादी और सुरक्षा की क्या कीमत चुकाई गई। ये एकन्ना क्रिकेट स्टेडियम के पास 2 एकड़ में बना है और नौसेना शौर्य संग्रहालय का दूसरा चरण है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में नेवी की भूमिका की तारीफ की कि नेवी अरब सागर में पूरी तरह तैनात रही और पाकिस्तान की पूरी नेवी बंदरगाहों तक सिमट गई। आदित्यनाथ ने अहिंसा परमो धर्म हिंसा तथैव च का हवाला देते हुए कहा कि सामान्य जीवन में अहिंसा सर्वोच्च है, पर देश की सुरक्षा को खतरा हो तो हिंसा भी अपनानी पड़ती है। अब वो खबर जिसका पहले पन्ने पर जिक्र हुआ था। 8 आईएसआई लिंक्ड संदिग्ध गिरफ्तार और हथियार बरामद। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 8 लोगों को पकड़ा जो कथित तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई के अंडरवर्ल्ड से जुड़े मॉड्यूल का हिस्सा हैं। ये मॉड्यूल दिल्ली मुंबई समेत देश की रणनीतिक जगहों पर हमले की साजिश रच रहा था। आरोपी मुन्ना झिंगड़ा दाऊद इब्राहिम का सहयोगी और पाकिस्तान स्थित गैंगस्टर शहजाद बट्टी से जुड़े थे। पहले पुणे और झारखंड के साहिबगंज से विजय और नीतीश पासवान पकड़े गए। फिर 27 मई को मुंबई से तौकीर रिजवान और अरबाज खान और शनिवार तड़के 1 बजे दिल्ली के महरौली बदरपुर रोड से मनजीत सिंह, गगनदीप सिंह और हरविंदर सिंह, तीनों पंजाब से। इनसे 4 हैंड ग्रेनेड्स, 2 ग्लॉक पिस्तौल और 25 जिंदा कारतूस बरामद हुए। ये एक 66 साल के नेपाली नागरिक अंग कामिलामा से जुड़े थे, जिनकी मुलाकात झिंगड़ा से बैंकॉक जेल में हुई थी। नेपाली नागरिकों की भूमिका की जांच जारी है। इसके बाद वही कूटनीतिक खबर विस्तार से। म्यांमार के राष्ट्रपति भारत आए। एजेंडे में सीमा सुरक्षा और व्यापार। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन एंग ह्लाइंग ने शनिवार को बिहार के गयाजी में महाबोधि टेम्पल, बौद्ध तीर्थ और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में प्रार्थना की। बिहार के राज्यपाल सैयद अता हसनैन और मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने उनका गार्ड ऑफ ऑनर के साथ स्वागत किया। सिन्हा ने इसे भारत म्यांमार के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्तों को मजबूत करने वाला कदम बताया। 5 दिन के इस दौरे का फोकस व्यापार, कनेक्टिविटी, सीमा सुरक्षा और आउसवाउस और रक्षा पर है। वो 1 जून को पीएम मोदी से बात करेंगे और 2 जून को मुंबई जाएंगे। ध्यान दें, वो 1 जून के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस समिट में आने वाले थे, जो टाल दिया गया। अब मेघालय से एक सैन्य खबर। वहां 13 देशों का साझा सैन्य अभ्यास हुआ। मेघालय के उमरोई में पहली बार बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 हुआ, जो शनिवार को खत्म हुआ। इसका फोकस था इंसर्जेंसी से लड़ना और हिंद महासागर क्षेत्र के देशों के बीच भरोसा बनाना। भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम और भारत के 400 से ज्यादा सैनिकों, करीब 20 महिलाओं समेत, ने हेलीकॉप्टर से उतरना, आईईडी ढूंढना और चट्टानों से उतरना जैसी ड्रिल्स की। ब्रिगेडियर मयूर शिकतकर इसके चीफ कोऑर्डिनेटर थे। इसी क्रम में सेना प्रमुख का बड़ा बयान आया। जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार हैं। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शनिवार को कहा कि जरूरत पड़ी तो सेना ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने एनडीए के 150वें कोर्स के पासिंग आउट परेड के मौके पर कहा कि अभी सिर्फ अस्थायी युद्ध विराम है और तीनों सेनाएं अगले चरण की तैयारी कर रही हैं। याद दिला दूं, ऑपरेशन सिंदूर मई 2025 में पहलगाम आतंकी हमले, जिसमें 26 जानें गईं, के जवाब में पाकिस्तान में आतंकी ढांचे को तबाह करने के लिए चलाया गया था। द्विवेदी ने कहा कि भविष्य का युद्ध सिर्फ जमीन, समुद्र, हवा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि स्पेस, साइबर और कॉग्निटिव वॉरफेयर भी शामिल होंगे। आज का बैटलफील्ड इतना ट्रांसपेरेंट है कि हर हलचल दुश्मन को पता चल जाती है। उन्होंने इंफॉर्मेशन वॉरफेयर पर कहा, जीत हमेशा दिमाग में होती है, जमीन पर नहीं, और भरोसा जताया कि जो राष्ट्र एक दूसरे पर भरोसा करता है वही युद्ध जीतता है। इसी के साथ विदाई लेते सीडीएस की बात। जनरल अनिल चौहान ने अपने कार्यकाल को बहुत संतोषजनक बताया। निवर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने अपने 3 साल 8 महीने के कार्यकाल को बहुत संतोषजनक बताया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य रिटायर्ड रविवार को अगले सीडीएस का पदभार संभालेंगे।
चौहान ने सितंबर 2022 में पद संभाला था और ऑपरेशन सिंदूर की योजना व क्रियान्वयन में तीनों सेना प्रमुखों के साथ अहम भूमिका निभाई। उन्होंने थिएटराइजेशन मॉडल और इंटीग्रेटेड मिलिट्री कमांड्स की दिशा में भी कई कदम उठाए। इस पन्ने की आखिरी खबर श्रीनगर से एक बयान। जे.एंड. के उपराज्यपाल ने कहा कि शीर्षज्ञ भारत का वैज्ञानिक ज्ञान फारस से भी पुराना है। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के कश्मीर लिटरेचर फेस्टिवल में कहा कि भारत का साइंस, मेडिसिन और एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान फारस, पर्सिया और पश्चिमी देशों से भी पुराना है। उन्होंने कहा कि भारत 6000 साल से साइंस, मैथ, एस्ट्रोनॉमी और फिलॉसफी का केंद्र रहा है और सदियों तक वैश्विक सभ्यता का इंजन था। उन्होंने कॉलोनियल माइंडसेट को दोषी ठहराया और कहा कि कई पश्चिमी लेखकों का यह दावा कि ज्ञान फारस या मुगल काल में भारत आया बेबुनियाद है। असल में फारस को साइंस, मैथ और एस्ट्रोनॉमी की जानकारी 7वीं सदी में मिली, वो भी भारत से। उन्होंने लेखकों से इतिहास को सही रूप में दुनिया तक पहुंचाने की अपील की। अब चलते हैं चैप्टर 4 की ओर, यानी चौथे पन्ने की खबरें, न्यूज। और यहीं उस खबर का पूरा विस्तार मिलता है जिसका इशारा पहले पन्ने पर था। राहुल गांधी का आरोप कि मोदी भारत की एजुकेशन सिस्टम बर्बाद कर रहे हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तीखा हमला बोला। सरकार एक ढंग का एग्जाम तक नहीं करा पाती, फिर भी विश्वगुरु होने का दावा करती है। उन्होंने कहा कि नीट, सीबीएसई, एसएससी और आज सीयूईटी 4 परीक्षाएं, 1 करोड़ छात्र, एक भी ईमानदारी से नहीं हुई। उनका वाक्य फिर दोहराया गया, जिस पीढ़ी का भविष्य तुम बर्बाद कर रहे हो वही तुमसे हिसाब लेगी। कांग्रेस के कम्युनिकेशंस चीफ जयराम रमेश ने क्लास 12 बोर्ड की ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली पर हमला तेज किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। उन्होंने सरकार से 10 सवाल पूछे। सीबीएसई ने ओएसएम को परीक्षा से सिर्फ 74 दिन पहले जल्दबाजी में क्यों लागू किया? ड्राई रन में उठी चिंताओं को क्यों अनदेखा किया? और रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल के नियम बदलकर सीओई पीटी एजुटेक को फायदा क्यों पहुंचाया? ब्लैकलिस्टिंग, टर्नओवर, डेटा सेंटर नॉर्म्स में ढील देकर। उन्होंने इसे अक्षमता, भ्रष्टाचार और लापरवाही का मिश्रण बताते हुए सीबीआई जांच की मांग की। इसी पन्ने पर एक आयोजन की खबर। दी गंबन हिंदू हडल में नेतृत्व पर चर्चा होगी। दी हिंदू हडल में 5 जून को द पायरी आर्किटेक्चर ऑफ लीडरशिप डिजाइनिंग ब्लूप्रिंट्स फॉर अ वॉलेटाइल वर्ल्ड सत्र होगा, जिसमें भू राजनीतिक तनाव, आर्थिक अनिश्चितता, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन और एआई के दौर में नेतृत्व पर बात होगी। इसे दी हिंदू ग्रुप के सीईओ नवनीत एलवी मॉडरेट करेंगे और पैनल में नीति शर्मा, टीम लीज डिजिटल, प्रवीण सोमेश्वर, यूनाइटेड स्पिरिट्स, शैलेंद्र कटियाल, लेनोवो इंडिया और गणेशन आर, एल&टी कंस्ट्रक्शन शामिल होंगे। आयोजन में समी सबीन्स ग्रुप प्रेजेंटिंग पार्टनर है, तेलंगाना सरकार को पावर्ड पार्टनर और कई संस्थान सहयोगी हैं। फिर बिहार से एक राजनीतिक खबर। राबड़ी देवी ने सरकारी बंगला खाली करने से इनकार कर दिया। बिहार में पूर्व सीएम राबड़ी देवी, आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की पत्नी, ने पटना का 10 सर्कुलर रोड बंगला खाली करने से मना कर दिया, भले ही दूसरी बार नोटिस मिला। ये बंगला अब कैबिनेट मंत्री नंदकिशोर राम को मिल गया है और राबड़ी को 39 हार्डिंग रोड आवंटित हुआ है। उन्होंने सम्राट चौधरी सरकार को चुनौती दी कि चाहें तो पुलिस बल से जबरन निकालें, पर वो खुद नहीं हटेंगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि राज्य में कानून का राज चलेगा और कोई चाहे पूर्व सीएम ही क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं। अब मणिपुर वाली खबर का विस्तार। ट्रक ड्राइवर की हत्या के विरोध में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल। मणिपुर में ट्रांसपोर्टरों ने शुक्रवार को उखरुल जिले में कुकी मिलिटेंट्स द्वारा वेस्ट बंगाल के हुगली के ड्राइवर की हत्या के विरोध में काम रोक दिया। मिलिटेंट्स ने एनएच 202 पर खाने के ट्रकों और एलपीजी ऑयल टैंकर्स के काफिले पर हमला किया था। इससे इम्फाल और आगे जरूरी सामान की सप्लाई बाधित होने का खतरा है। 400 ट्रक और टैंकर्स कीथलमनबी इलाके में फंसे रहे। मारा गया ड्राइवर सुशील कुमार एफसीआई का चावल ले जा रहा था। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीआरपीएफ, मणिपुर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की टीम एस्कॉर्ट कर रही थी, फिर भी टैक्टिकल पोजीशंस से गोलियां बरसीं। एक पुलिस कांस्टेबल घायल हुआ। ड्राइवरों ने सुरक्षा की पुख्ता गारंटी और एनएच 2, जो 13 मई से बंद है, फिर खोलने की मांग की। सीएम यूमनम खेमचंद सिंह ने ड्राइवरों और मृतक के परिवार से मुलाकात की। इसके बाद पश्चिम बंगाल से सीएम कल कैबिनेट बढ़ाएंगे और 22 जून से 27 से बजट सत्र शुरू होगा। पश्चिम बंगाल के सीएम सुवेंदु अधिकारी सोमवार को कैबिनेट का विस्तार करेंगे और वरिष्ठ बीजेपी नेताओं को अहम विभाग देंगे। राज्य की पहली बीजेपी कैबिनेट में 30 से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं। चुनाव में भारी जीत के बाद 9 मई को अधिकारी समेत 6 एमएलएज ने शपथ ली थी
और तब से वो राज्य के 54 में से 42 विभाग संभाल रहे हैं। अब तापस रॉय, शंकर घोष, स्वप्न दास गुप्ता, अर्जुन सिंह और रितेश तिवारी जैसे नाम शामिल हो सकते हैं। एससी, एसटी और महिलाओं तथा उत्तरी व दक्षिण पश्चिमी बंगाल को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश है। बजट सत्र 22 जून से शुरू होगा। पुरानी तृणमूल सरकार की कैश ट्रांसफर योजनाओं से राज्य की वित्तीय हालत तनावग्रस्त है। इसीलिए फाइनेंस विभाग किसी एमएलए को मिलेगा या किसी इकोनॉमिस्ट को, इस पर अटकलें हैं। फिर चुनाव आयोग की एक टिप्पणी, सीईसी ज्ञानेश ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूची से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष इलेक्टरल रोल से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं और भारत आज उसी मुकाम पर है। वो इलेक्शन कमीशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों के दूसरे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में बोल रहे थे। उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर्स को इलेक्टोरल रोल मैनेजमेंट का फुट सोल्जर बताया और अदालतों में ईसी का पक्ष रखने वाले वकीलों की तारीफ की। अब महाराष्ट्र से जरंगे पाटिल ने अपनी 9वीं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरंगे ने जालना जिले के अंतरवाली सराटी गांव में 3 साल में 9वीं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू की, वो भी बिना किसी छांव के तपती धूप में। महाराष्ट्र सरकार ने 12 सूत्री प्रस्ताव देकर हड़ताल खत्म करने की अपील की, पर जरंगे ने कहा कि उनकी टीम के लीगल एक्सपर्ट्स पहले प्रस्ताव को बारीकी से पढ़ेंगे। मराठा रिजर्वेशन कैबिनेट सब कमेटी के प्रमुख मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल मौके पर पहुंचे। मांगे, मराठा समुदाय को ओबीसी कोटे के लिए कुनबी कास्ट सर्टिफिकेट, हैदराबाद और सतारा गजेट रिकॉर्ड लागू करना, आंदोलनकारियों पर केस वापसी, सेस और ओबीसी जैसी एक मराठा मंत्रालय की स्थापना। उन्होंने कहा कि सरकार मराठा समुदाय को बार बार अग्नि परीक्षा न दे। इस पन्ने की आखिरी छोटी खबर, नाशिक टीसीएस केस में जमानत सुनवाई टल गई। नाशिक की अदालत ने टीसीएस की नाशिक इकाई में कथित यौन उत्पीड़न और जबरन धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान की जमानत याचिका पर सुनवाई 12 जून तक टाल दी। इसके बाद चैप्टर 5 में यानी 5वें पन्ने पर देश की और खबरें आती हैं। शुरुआत रक्षा सौदे से। खबर है कि ब्रह्मोस डील वियतनाम से पक्की हो गई। अब इंडोनेशिया की बारी। डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने सिंगापुर के शांग्रीला डायलॉग में कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल डील वियतनाम के साथ साइन हो चुकी है, शायद सार्वजनिक तौर पर घोषित नहीं, और इंडोनेशिया के साथ भी अंतिम चरण में है। याद रहे, फिलीपींस इस मिसाइल का पहला विदेशी खरीदार था। अब नीट लीक केस से आरोपी हवलदार की सीबीआई कस्टडी बढ़ा दी गई। दिल्ली की अदालत ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक केस की आरोपी मनीषा संजय हवलदार की सीबीआई कस्टडी 2 दिन और बढ़ा दी, जबकि मनीषा मांडरे को 14 दिन की न्यायिक कस्टडी में भेजा गया। एक और आरोपी मनीषा वाघमारे ने मेडिकल आधार पर राहत मांगी, जिस पर 5 जून को सुनवाई होगी। फिर पंजाब से एक दुखद खबर, एक आरटीआई कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। जालंधर के आरटीआई कार्यकर्ता सिमरनजीत सिंह की माहेरू गांव के गेट के पास अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। शरीर के पास 32 बोर पिस्तौल और पास खड़ी एसयूवी में 12 बोर राइफल मिली। डीआईजी नवीन सिंगला ने कहा कि सीसीटीवी खंगाली जा रही है और हमलावरों को जल्द पकड़ा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता के तहत केस दर्ज है। अब एक बड़ी सेहत संबंधी खबर, नए एनएफएचएस 6 सर्वे में दक्षिणी राज्यों में मोटापा और सी सेक्शन में उछाल दिखा। नई नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस 6 ने भारत में मोटापे, ओबेसिटी और डायबिटीज में तेज बढ़ोतरी दिखाई। महिलाओं 15 से 49 साल में ओबेसिटी एनएफएचएस 5 के 24% से बढ़कर 30.7% और पुरुषों में 22.9% से 27.3% हो गई। डायबिटीज इंसुलिन रेजिस्टेंस की दवा लेने वालों में महिलाओं में 13.5% से 17.8% और पुरुषों में 15.6% से 20.9% हुआ। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु इसके हॉटस्पॉट बनकर उभरे। सी सेक्शन बर्थ्स का राष्ट्रीय हिस्सा 21.5% से बढ़कर 27.2% हुआ। तेलंगाना में 62.2%, आंध्र में 52.2%, तमिलनाडु में 46.9%, निजी अस्पतालों में 54.1% और सरकारी में 16.9% सी सेक्शन हुए। शहरी इलाकों में 40.5% बनाम ग्रामीण 22.8%। एक्सपर्ट्स कहते हैं सी सेक्शंस, ओबेसिटी और डायबिटीज दो तरफा रास्ता है। मां का मोटापा / डायबिटीज गर्भावस्था में जोखिम बढ़ाता है और सी सेक्शन से जन्मे बच्चे में आगे चलकर इन मेटाबॉलिक बीमारियों का खतरा। यह सर्वे 2023 से 24 में 6.79 लाख घरों और 715 जिलों में हुआ। WHO के मुताबिक
एक्सेस बॉडी फैट, खासकर पेट के आसपास, इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करता है, जो टाइप 2 डायबिटीज तक ले जाता है। इसी सर्वे से दूसरी खबर, केवल 15.3% बच्चों को ही पर्याप्त आहार मिल रहा है। NFHS 6 के मुताबिक 6 से 23 महीने के बच्चों में सही आहार पाने वालों का अनुपात NFHS 5 के 11% से बढ़कर 15.3% हुआ, यानी सुधार तो है, पर अब भी टॉडलर्स विविध और बार बार के पौष्टिक भोजन से वंचित हैं। बच्चों को कैलोरीज तो मिल रही हैं, पर प्रोटीन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कम। 6 महीने से कम उम्र में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 63.7% से घटकर 55.8% रह गई, जो चिंताजनक है। ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया के डॉक्टर अरुण गुप्ता ने इसे गहरी चिंता बताया। राहत की बात, 6 से 8 महीने के बच्चों में ब्रेस्ट मिल्क के साथ ठोस/अर्ध ठोस आहार 45.9% से बढ़कर 59.5% हुआ। फिर इसी सर्वे का तीसरा पहलू, महिलाओं की शिक्षा और डिजिटल पहुंच में प्रगति दिखी। NFHS 6 भारतीय महिलाओं की मिलीजुली कहानी कहता है। शिक्षा, डिजिटल एक्सेस और आर्थिक भागीदारी में अच्छी बढ़त, पर सामाजिक बंधन कायम। स्कूल जा चुकी महिलाएं 71.8% से बढ़कर 73.7%, 10 साल से ज्यादा पढ़ाई वाली 41% से 46.4%, और इंटरनेट इस्तेमाल लगभग दोगुना 33.2% से 64.3%। पर घर/जमीन की मालिकाना अब भी 20% से नीचे, 14% से 18.8%, 20 से 24 साल की 20.1% महिलाएं, 18 की कानूनी उम्र से पहले शादीशुदा, पहले 23.3%। फीमेल स्टेरिलाइजेशन अब भी फैमिली प्लानिंग का सबसे बड़ा तरीका, 36.5%, यानी प्रजनन की जिम्मेदारी का असमान बोझ। अच्छी खबर, स्पोजल वायलेंस झेलने वाली महिलाएं 29.2% से घटकर 22.3% रह गईं, हालांकि केरल में बढ़ी 9.8% से 17.7%, बिहार 36.1%, तेलंगाना 30.8%, तमिलनाडु व यूपी 28.5%, आंध्र 22.7%, सब राष्ट्रीय औसत से ऊपर। तंबाकू शराब का इस्तेमाल घटा, पर जेंडर डिस्पायरिटी कायम, 34.6% पुरुष बनाम 7.2%, महिलाएं नन्मिस। तंबाकू 18.2% पुरुष बनाम 0.7% महिलाएं शराब। अब विज्ञान की एक प्यारी खबर, नागालैंड में मेंढक की नई प्रजाति मिली। नागालैंड की पहाड़ी धाराओं में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (JSI) के 6 वैज्ञानिकों ने एक नई कैस्केड ड्वेलिंग मेंढक प्रजाति दर्ज की। नाम अमोलोप्स कमल, लीड ऑथर के पूर्व शिक्षक कमल चौधरी के नाम पर। कॉमन नेम नागालैंड कैस्केड फ्रॉग। ये किपहिर जिले के सिंगरेब गांव के पास अगस्त 2024 में मिली। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनेटिक अध्ययन से पुष्टि हुई कि ये अमोलोप्स इंडोबुरामानेंसिस स्पीशीज कॉम्प्लेक्स के भीतर एक अलग इवोल्यूशनरी लाइनेज है। वैज्ञानिकों ने कहा कि पूर्वोत्तर के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में अब भी कई अनजान एम्फीबियन प्रजातियां छिपी हैं, और मॉलिक्यूलर डेटा अब स्पीशीज की पहचान के लिए जरूरी है। दुनिया में एमोलॉप्स की 90 जात प्रजातियां हैं, जिनमें 20 भारत में। फिर तकनीक से जुड़ी एक खबर, अब चैटबॉट समाधान दीदी से शिकायत दर्ज होगी। केंद्र सरकार ने AI इनेबल्ड चैटबॉट समाधान दीदी और लॉन्च किया, जिससे नागरिक अपनी भाषा में बोलकर सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं, बिना ये जाने कि शिकायत किस मंत्रालय/श्रेणी की है। मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसे शिकायत तंत्र का डेमोक्रेटाइजेशन बताया। यह चैटबॉट ऑडियो लेता है, कुछ सवाल पूछता है, खुद सही मंत्रालय/विभाग/श्रेणी पहचान कर शिकायत दर्ज करता है। इसे DARPG ने भाषिणी AI टूल के साथ सुरक्षित सरकारी ढांचे में बनाया। सिंह ने बताया कि 2014 में CP ग्राम्स पोर्टल पर सालाना सिर्फ 2 लाख शिकायतें आती थीं, जो अब 25 लाख से ज्यादा हैं। इस पन्ने की आखिरी खबर, अदालत से अभिनेत्री समेत 16 पर PMLA के तहत आरोप तय हुए। दिल्ली की अदालत ने 200 करोड़ रुपए मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस, कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर और 15 अन्य के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया। ASJ प्रशांत शर्मा ने कहा कि प्रिमा फेसी सभी आरोपियों के खिलाफ स्ट्रॉन्ग सस्पेशन का पर्याप्त मटेरियल है। चंद्रशेखर को दिल्ली पुलिस ने 2017 में और ED ने 2021 में गिरफ्तार किया था। अब चैप्टर 6 हमें ले चलता है तस्वीरों की दुनिया में, यानी छठे और 7वें पन्ने का फोटो फीचर, न्यूज इन फ्रेम्स। और आज की तस्वीर कहानी है राजस्थान के तपते रेगिस्तान तक पानी पहुंचाती इंदिरा गांधी कैनाल की। ये पूरा फोटो फीचर राजस्थान के रेगिस्तान की प्यास और उम्मीद की कहानी है।
इंदिरा गांधी कैनाल भारत की सबसे लंबी नहर 837 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी हरियाणा के एक छोटे हिस्से से होकर राजस्थान से गुजरती है और जैसलमेर जिले के गढ़रा रोड के पास थार डेजर्ट में खत्म होती है। ये जैसलमेर और हजारों दूर दराज रेगिस्तानी गांवों को पानी देती है, भूजल पर निर्भरता घटाती है और बड़े पैमाने पर सिंचाई व पशुपालन को मजबूत करती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि नहर से आई हरियाली और पानी की वजह से बारिश तक बढ़ी है। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार आर के केस व्यास बताते हैं कि 50 से 60 साल पहले जैसलमेर में बुजुर्ग मेहमानों से कहते थे, घी या दूध का गिलास मांग लेना, पर पानी का गिलास मत मांगना। अब हालात बदले हैं। हालांकि पिछले साल बारिश नहीं हुई, इसलिए लोग इस साल अच्छी बारिश की दुआ करते हैं ताकि पशु बचें। पर समस्या पूरी तरह गई नहीं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के मुताबिक 2022 तक जैसलमेर का शहरी इलाका राजस्थान के 302 में से उन 219 ब्लॉक्स में था जो भूजल के लिए ओवर एक्सप्लॉयटेड घोषित हुए। 47 से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान में रामगढ़ के पास कालू का तालाब गांव के निवासी रजाक महमूद आज भी अपने 2 ऊंटों से पुश्तैनी कुएं से पानी खींचते हैं। जैसलमेर फोर्ट के पास रहने वाले हुक्म सिंह माहिचा राठौड़ कहते हैं कि नहर की साल भर मरम्मत जरूरी है ताकि रेत के टीले उसमें न समाएं और पानी का बहाव न रुके। तस्वीरों में सैम डेजर्ट में ऊंटों को पानी पिलाता चरवाहा, रामगढ़ में नहर की शाखा से पानी भरता निवासी, खेत के पास बोरवेल के पास खड़ा किसान, मोहंगार में नहर किनारे राजस्थान के अनूठे पेड़, सियाम्बर गांव में स्टोरेज टैंक के पास कपड़े धोती महिला, हरे भरे खेत में चलता किसान और रन ऑफ स्ट्रीम से पानी पीता ऊंट सब मिलकर दिखाते हैं कि नहर ने रेगिस्तान में जीवन कैसे बदला और कुएं आज भी लाइफलाइन बने हुए हैं। इसके बाद चैप्टर 7 हमें ले जाता है 8वें पन्ने के FAQ सेक्शन में, जहां कुछ बड़े सवालों के जवाब आसान भाषा में मिलते हैं। और पहला सवाल वही है जिसका इशारा पहले पन्ने पर था, क्या भारत और गर्म हो रहा है? छोटा जवाब, दिन के तापमान और राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो मई 2026 असामान्य रूप से गर्म नहीं रहा। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD ने मई के लिए ज्यादातर देश में नॉर्मल से बिलो नॉर्मल अधिकतम तापमान का अनुमान दिया था। अबव नॉर्मल सिर्फ दक्षिणी प्रायद्वीप और कुछ उत्तर पूर्व व उत्तर पश्चिम में। पूरे भारत की मई की बारिश लॉन्ग पीरियड एवरेज के 110% से ज्यादा रहने का अनुमान था, लेकिन लंबी अवधि का संकेत साफ है। 1961 से 2020 के कोर हीट वेव जोन CHZ अध्ययन में हीट वेव की फ्रीक्वेंसी हर दशक 0.1 दिन और ड्यूरेशन 0.44 दिन बढ़ी, दोनों स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। खास बात, रातें दिनों से तेजी से गर्म हुई, करीब 0.21 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक। तो हीट वेव्स ज्यादा बार और लंबे हो रहे हैं। पर मई 2026 खुद एक गीला, क्षेत्रीय रूप से असमान महीना रहा, रिकॉर्ड सेटिंग नहीं। क्या दुनिया के सबसे गर्म 50 शहर भारत में हैं? एक वायरल लिस्ट का यह दावा सावधानी से पढ़ें। यह रैंकिंग एक एयर क्वालिटी वेबसाइट ने सिर्फ एक दिन 27 अप्रैल 2026 के आधार पर बनाई और उसे क्लाइमेट सिग्नल की तरह पेश किया। एक दिन से ट्रेंड नहीं बनता। लिस्ट उन्हीं शहरों से बनी जिन्हें वो वेबसाइट मॉनिटर करती है, ज्यादातर उत्तर मध्य भारत के। 24 घंटे एवरेज से रैंकिंग गर्म रातों वाले शहरों को फायदा देती है और रेगिस्तानी शहरों, जो रात में तेजी से ठंडे होते हैं, को पीछे। इसलिए राजस्थान, जहां भारत का ऑल टाइम रिकॉर्ड है, नीचे दिखा। क्या अप्रैल 2026 अप्रैल 2025 से गर्म था? दिन के हिसाब से आमतौर पर ठंडा रहा। IMD ने इसका श्रेय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के सक्रिय दौर को दिया, जो अबव नॉर्मल बारिश लाए। पर यह राहत दिन की थी। रात का तापमान दिल्ली में करीब 2.2 डिग्री सेल्सियस और पंजाब में 2.4 डिग्री सेल्सियस अबव नॉर्मल रहा। अर्बन हीट आइलैंड्स कैसे काम करते हैं? जब शहर मिट्टी और हरियाली की जगह कंक्रीट और एस्फल्ट ले लेते हैं, तो ये सतहें दिन में गर्मी सोखती हैं और रात में धीरे छोड़ती हैं। कम इवेपोरेटिव कूलिंग, कम रिफ्लेक्टिविटी, खराब वेंटिलेशन और वेस्ट हीट के साथ मिलकर ये भारतीय शहरों को आसपास के ग्रामीण इलाकों से 2 से 10 डिग्री सेल्सियस गर्म बना देती हैं। रात में फर्क सबसे ज्यादा। एयर कंडीशनिंग इसे और बढ़ाती है, क्योंकि हर यूनिट अंदर ठंडा करके गर्मी बाहर फेंकती है। क्या अर्बन हीट आइलैंड्स क्लाइमेट चेंज से बड़ा कारण है? ज्यादातर शहरों में नहीं। 2024 के नेचर सिटीज अध्ययन में भारतीय शहर करीब 0.53 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक गर्म हो रहे हैं, जबकि पूरा देश 0.26 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक पर। इस शहरी वार्मिंग का सिर्फ लगभग 38% अर्बनाइजेशन की वजह से है। बाकी क्षेत्रीय क्लाइमेट ड्रिवन वार्मिंग है। एल नीनो का असर, ये गर्म सूखे मौसम का खतरा बढ़ाता है, मानसून की नमी वाली एपलिफ्ट को कमजोर करता है, सूखे ब्रेक स्पेल्स को लंबा करता है
और उत्तर पश्चिम में ह्यूमिड हीट वेव्स ला सकता है। FAQ का दूसरा बड़ा सवाल शिक्षा से जुड़ा है। CBSE की इवैल्यूएशन प्रणाली ON स्क्रीन मार्किंग पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्लास 12 के नतीजों के बाद CBSE आंसर स्क्रिप्ट्स के मूल्यांकन में गड़बड़ियों और री इवैल्यूएशन प्रक्रिया के खराब चलने के लिए घिर गया है। नई ऑन स्क्रीन मार्किंग OSM प्रणाली निशाने पर है, क्योंकि स्टूडेंट्स को लगा कि मिले अंक उम्मीद से मेल नहीं खाते। CBSE का पास परसेंटेज पिछले साल के 88.39% से गिरकर 85.29% रह गया और 90% से ऊपर वाले भी घटे। आंसर बुक की भारी मांग से पोस्ट रिजल्ट्स वेरिफिकेशन पोर्टल क्रैश हो गया। जिन्हें स्कैन कॉपीज मिली उन्हें ब्लर्ड का गायब पन्ने, बिना मार्क किए जवाब और कई बार दूसरों की आंसर बुक्स मिली। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने 2 जून को शिक्षा मंत्रालय और CBSE चेयरमैन राहुल सिंह को तलब किया है। OSM है क्या? ये डिजिटल मूल्यांकन है। हाथ से लिखी आंसर बुक्स स्कैन, एनोमाइज और ऑनलाइन अपलोड होती हैं। टीचर कागज की जगह कंप्यूटर स्क्रीन पर वीडियो सर्विलांस में पेपर जांचते हैं। इतिहास CBSE ने 2013 से 14 में छोटे पैमाने पर आजमाया, पर इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लिटरेसी की कमी से सफल नहीं रहा। फिर 2024 से 25 में स्मॉल वॉल्यूम सब्जेक्ट्स पर पायलट का प्रस्ताव दिया। जून 2025 में CBSE की गवर्निंग बॉडी ने सलाह दी कि पायलट पूरा होने के बाद ही सब सब्जेक्ट्स में लागू हो, पर CBSE ने साम से अपनी ही बॉडी की सलाह नजरअंदाज कर 2026 में बिना पर्याप्त पायलट के पूरे पैमाने पर लागू कर दिया। टीचर्स को मौका मिला। पहला क्लास 12 पेपर 17 फरवरी को था, पर टीचर्स को OSM की जानकारी बमुश्किल 10 दिन पहले मिली, वो भी जब वो स्कूल परीक्षाओं और बूथ लेवल ऑफिसर ड्यूटी में व्यस्त थे। कई को इंटरफेस से वाकिफ होने का वक्त ही नहीं मिला। CBSE का तर्क, टोटलिंग एरर्स खत्म होंगे, मैनुअल इंटरवेंशन घटेगी, मूल्यांकन तेज होगा, पोस्ट रिजल्ट वेरिफिकेशन की जरूरत खत्म होगी। पर कुछ नहीं हुआ। 17 लाख स्टूडेंट्स की 98 लाख आंसर बुक्स यानी 40 करोड़ पन्ने रिकॉर्ड टाइम में स्कैन करने पड़े। वेरिफिकेशन की मांग पिछले सालों से कहीं ज्यादा बढ़ गई। क्या कहीं और सफल रहा? हाँ, कैम्ब्रिज, UK, IB, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया में, पर वहां सेंटर्स और स्टूडेंट्स बहुत कम और स्कैनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा सेंट्रलाइज्ड है। CBSE के 33,000 एफिलेटेड स्कूलों में सरकारी, ग्रामीण, अर्ध शहरी स्कूल हैं जहां डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर असमान है। वेंडर विवाद, राहुल गांधी ने OSM वेंडर कॉम्प्ट एड्यूटेक के चयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और न्यायिक जांच मांगी। उन्होंने कहा कि कंपनी असल में ग्लोबेरना है, जिसने तेलंगाना में 2019 और 2023 में स्कैम किया। CBSE ने कहा कि चयन प्रोक्योरमेंट पॉलिसी के मुताबिक हुआ। क्लास 12 के छात्र सार्थक सिद्धांत के वायरल ब्लॉग ने दिखाया कि टेंडरिंग में फाइनेंशियल बेसलाइंस घटाए गए, सिक्योरिटी सर्टिफिकेशंस हटाई गईं, करप्ट प्रैक्टिसेस कूलिंग ऑफ पीरियड आधा किया गया, फिजिकल सर्वर आइसोलेशन की जरूरत हटाई गई और ब्लैकलिस्टिंग शब्द आखिरी मिनट के कर्जेंडम से मिटा दिया गया। CBSE की प्रतिक्रिया, डेडलाइन बढ़ाई, फीस बार बार बदली, जिससे कंफ्यूजन। IIT मद्रास और कानपुर के एक्सपर्ट्स बुलाए और घोषणा की कि वेरिफिकेशन/री इवैल्यूएशन पोर्टल 1 जून से चालू होगा। साथ ही प्रिंसिपल्स को OSM और CBSE का बचाव करते रील्स पोस्ट करने का मैसेजिंग किट भी बांटा। FAQ का तीसरा सवाल ऊर्जा और अर्थव्यवस्था का है। भारत कोल गैसिफिकेशन पर इतना जोर क्यों दे रहा है? कोल और माइंस मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि सरफेस कोल गैसिफिकेशन तकनीक 3 लाख करोड़ रुपए तक के आयात की जगह ले सकती है। इसे बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने 37,500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव पैकेज मंजूर किया। कोल गैसिफिकेशन यानी कोयले को सिंथेटिक गैस सिन गैस में बदलना, जिससे यूरिया, मेथनॉल, अमोनियम नाइट्रेट, सिंथेटिक नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, एथर वगैरह डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट्स बनते हैं। भारत के पास करीब 401 अरब टन कोयला और 47 अरब टन लाइनाइट है। भारत अपनी यूरिया जरूरत का 5वां हिस्सा, लगभग पूरी अमोनिया जरूरत और 80 से 90% मेथनॉल आयात करता है। मंत्रालय का लक्ष्य 2030 तक 100 मिलियन टन कोयले का गैसिफिकेशन है। अभी कहां खड़े हैं? इस साल के पैकेज से पहले जनवरी 2024 में 8,500 करोड़ रुपए का पैकेज मंजूर हुआ था, जिसका 6,233 करोड़ रुपये 8 प्रोजेक्ट्स को बंटा। टल्चर कोल बेस्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स FY 2027 से 28 में चालू होने की उम्मीद है। तकनीकी चुनौती, भारतीय कोयले में हाई ऐश कंटेंट, क्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू में उतार चढ़ाव और जटिल मिनरल मैटर। इसलिए फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफिकेशन ज्यादा उपयुक्त है, जो कोयले को राख से उठाकर गर्मी से गैसिफाई करती है।
ये भारत की तकनीक को चीन, जो गैसिफिकेशन में विश्व नेता है, ऑस्ट्रेलिया या यूएस से अलग बनाता है। चिंतन रिसर्च फाउंडेशन के मुताबिक कैपिटल कॉस्ट्स सिन गैस उत्पादन लागत का करीब 30% होते हैं। इसलिए वित्तीय व्यवहार्यता जरूरी। यही वजह है कि नया पैकेज प्लांट व मशीनरी लागत का 5वां हिस्सा देता है। BHEL ने भारतीय कोयले के लिए विशेष प्रेस्ड फ्लूइडाइज्ड बेड गैसिफायर तकनीक बनाई है और जिंदल स्टील व ग्रेटा एनर्जी ने 80 से 90% इंडिजिनेशन कर ली है। परिपक्व अवस्था में कुछ तकनीकी आयात, खासकर चीन से, की जरूरत पड़ सकती है। अब बारी है चैप्टर 8 की, यानी 9वें पन्ने का प्रोफाइल्स सेक्शन, जहां किरदारों और जगहों की गहरी कहानियां मिलती हैं। और पहली कहानी वही है जिसका इशारा पहले पन्ने पर था, जहां अमेरिका अटक गया, यानी हॉर्मुज जलमरुमध्य की दास्तान। ये कहानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की है, वो संकरा गलियारा जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और आगे अरेबियन सी से जोड़ता है। लेखक की 2022 की तेहरान यात्रा से शुरुआत होती है, जहां ईरान की सबसे ऊंची संरचना मिलाद टावर 435 मीटर खड़ी है। संग्रहालय में रखे एक फ्रांसीसी मानचित्र की ओर इशारा करके एक स्थानीय गाइड कहती है, कुछ देश आज इसे अरेबियन गल्फ कहते हैं, पर नक्शा देखो और खुद नतीजा निकालो। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पर्शियन गल्फ का दरवाजा, और चाबी ईरान के पास है। यही भौगोलिक चाबी ईरान ने 28 फरवरी को यूएस और इजराइल के हमले के बाद इस्तेमाल की और स्ट्रेट को प्रभावी रूप से बंद कर दिया। ये गलियारा प्रवेश और निकास पर 50 किलोमीटर चौड़ा है। सबसे संकरी जगह ईरान और ओमान के मुसंडम पेनिनसुला के बीच, सिर्फ 33 किलोमीटर, यानी ईरान और ओमान के ओवरलैपिंग टेरिटोरियल वाटर्स में आता है। सदियों से यह दुनिया के सबसे अहम जल मार्गों में रहा है। 1980 के ईरान इराक युद्ध में दोनों ने टैंकर्स को निशाना बनाकर पानी को हथियार बनाया था। स्ट्रेट में 8 बड़े द्वीप हैं, 7 ईरान के नियंत्रण में। केशम, हॉर्मुज, लारक, अबू मूसा शिपिंग लेन के करीब हैं। अबू मूसा, ग्रेटर टम्ब और लेसर स्टम्ब का स्वामित्व ईरान यूएई के बीच विवादित है, पर डी फैक्टो तेहरान के पास है। 2023 से 25 में दुनिया का 20% एलएनजी और 25% सीबर्न ऑयल यहीं से गुजरा। 2025 में रोजाना 2 करोड़ बैरल तेल। युद्ध से पहले हर महीने करीब 3000 जहाज गुजरते थे। जून 2025 में जब इजराइल ने ईरान पर बमबारी की, तो ईरान का जवाब सीमित रहा। पर 28 फरवरी 2026 को यूएस और इजराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामेनेई की हत्या करके युद्ध शुरू किया, और ईरान ने जो ठाना था वही किया। इजराइल और खाड़ी के अरब देशों पर हमला और स्ट्रेट पर नियंत्रण। रोजाना गुजरने वाले जहाज 100 प्लस से 90% से ज्यादा गिर गए। 40 दिन की बमबारी में यूएस इजराइल ने ईरान को भारी नुकसान पहुंचाया, पर ईरान ने असिमेटिक वॉरफेयर और सस्ते विघटनकारी हथियारों से स्ट्रेट बंद रखा। तेल की कीमतें, बीमा और शिपिंग लागत बढ़ी। ऊर्जा आयात पर निर्भर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को तगड़ी चोट। 8 अप्रैल को ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया और कहा, ईरान स्ट्रेट खोलेगा, पर दोनों पक्ष शर्तों पर भिड़ गए। ईरान ने लेबनान में भी सीज फायर मांगा, पर इजराइल ने बमबारी और बढ़ा दी। जब ईरान ने स्ट्रेट खोलने से मना किया, तो ट्रंप ने 12 अप्रैल को ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी ब्लॉक्ड का ऐलान किया। जवाब में ईरान ने सीधी बातचीत रद्द कर दी और एक नई संस्था पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSE बना दी, जो ईमेल बेस्ड परमिट प्रणाली से जहाजों का ट्रैफिक संभालती है। नतीजा, कूटनीतिक गतिरोध। ट्रंप की एक बड़ी शर्त आज ये है कि ईरान स्ट्रेट फिर खोले, जो 28 फरवरी को उनके और नेतन्याहू के युद्ध शुरू करने से पहले पूरी तरह खुला था। प्रोफाइल्स की दूसरी कहानी कर्नाटक के नए मुखिया की है। कांग्रेस की चट्टान क्यों साई चट्टान कहे जाने वाले DK शिवकुमार, 8 बार के MLA दोदलाहली केंपेगौड़ा शिवकुमार। DKSHI कर्नाटक के सबसे साधन संपन्न कांग्रेस नेता हैं, पार्टी के मुख्य रणनीतिकार और दक्षिण भारत के ट्रबल शूटर। हिंदू सांस्कृतिक पहचान और धार्मिक प्रथाओं में पक्के विश्वासी। वो अक्सर कहते हैं, कोशिशें नाकाम हो सकती हैं, पर प्रार्थनाएं नहीं। 64 साल के शिवकुमार ने दिल्ली की राजनीति में नेटवर्किंग को गृह क्षेत्र की जमीनी पकड़ से जोड़ा। सैकड़ों करोड़ की घोषित पारिवारिक संपत्ति के साथ वो भारत के सबसे अमीर विधायकों में है। 15 मई 1962 को कनकापुरा में एक साधारण वोक्कालिगा किसान परिवार में जन्मे, उन्होंने बिना किसी राजनीतिक विरासत के यूथ कांग्रेस और छात्र राजनीति से शुरुआत की। पहला बड़ा इम्तिहान 1985 में आया, जब 23 साल की उम्र में उन्होंने सतानूर से HD देवगौड़ा को टक्कर दी और मामूली अंतर से हारे। 1989 में पहली बार विधायक बने और तब से चुनावी तौर पर अपराजेय रहे।
30 साल की उम्र में एस बंगारापा कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने। 1994 में कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय लड़कर जीते। 1999 में एच.डी. कुमारस्वामी को हराया और 2004 में देवेगौड़ा को लोकसभा में हराने में अहम भूमिका निभाई। राष्ट्रीय पहचान संकट के दौर में बढ़ी। 2017 में अहमद पटेल की राज्यसभा जीत बचाने के लिए गुजरात के कांग्रेस एमएलएज को बेंगलुरु रिसोर्ट में रखा। ऐसा ही 2002 में महाराष्ट्र में विलासराव देशमुख के लिए किया। 2019 में कांग्रेस जेडीएस एमएलएएस को बचाने की कोशिशों के केंद्र में रहे। इन्हीं वजहों से वो पार्टी के क्राइसिस मैनेजर बने, पर जांच एजेंसियों के निशाने पर भी आए। 2019 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया और 50 दिन तिहाड़ जेल में रहे। उन्हें कानकापुरा बंदे, कानकापुरा की चट्टान कहा जाता है। 2023 की जीत में स्टेट कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर पर अहम भूमिका रही। उनका तकिया कलाम, मैं जन्मजात कांग्रेसमैन हूं, कांग्रेसमैन ही मरूंगा। सीएम बनने तक दाढ़ी न काटने का उनका पुराना संकल्प अब आखिरकार पूरा होने वाला है। प्रोफाइल्स की तीसरी कहानी खेल की दुनिया से है, जो डटकर खड़ा रहा, यानी पेप गार्डियोला। बार्सिलोना और बायर्न म्यूनिख में सफलता के बाद पेप गार्डियोला 2016 की गर्मियों में मैनचेस्टर सिटी आए, लगभग मिथकीय प्रतिष्ठा के साथ। पर इंग्लैंड में एक सवाल हर जगह पीछा करता रहा। क्या ग्वार्डियोला स्टोक में किसी ठंडी, हवादार मंगलवार रात को कर दिखा सकते हैं? दिसंबर तक आलोचकों को खून की गंध आ गई बड़ी, जब रिलेगेशन जोन के पास खड़ी लेस्टर सिटी ने सिटी को 4-2 से हरा दिया। आलोचकों को लगा पोजेशन फुटबॉल, इंट्रिकेट पासिंग, इन्वर्टेड फुलबैक्स और पोजिशनल प्ले इंग्लिश फुटबॉल की अराजकता के लिए बहुत नाजुक हैं। पर इस हार ने ग्वार्डियोला के भीतर कुछ जगा दिया और उन्होंने दोगुनी मेहनत की। एक दशक बाद बहस खत्म है। 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स, 5 लीग कप्स, 3 एफए कप्स, 1 चैंपियंस लीग, 1 यूईएफए सुपर कप और 1 फीफा क्लब वर्ल्ड कप। 13 साल की उम्र में ला मासिया आईएफ बार्सिलोना एकेडमी में दाखिल होते ही वो अलग दिखे। जहां दूसरे भीड़ देखते थे, वहां वो स्पेस देखते थे। जोहान क्रूइफ के अधीन उनकी फुटबॉल बुद्धि को सही घर मिला। ड्रीम टीम के दिमाग के तौर पर उन्होंने टेम्पो तय किया और 4 लगातार ला लीगा टाइटल्स व बार्सिलोना का पहला यूरोपियन कप जीता। पर इतिहास का बड़ा कर्ज ग्वार्डियोला डी मैनेजर पर है। बार्सिलोना में पहले ही साल ला लीगा, कोपा डेल रे और चैंपियंस लीग का ट्रबल। 4 साल में 14 ट्रॉफियां और लियोनेल मेसी का प्रोडीजी से फेनोमेनन बनना। फिर 1 साल के ब्रेक के बाद बायर्न म्यूनिख, जहां 3 साल में 7 ट्रॉफियां। फिर प्रीमियर लीग, 20 बड़ी ट्रॉफियां, जिनमें वो इल्यूसिव चैंपियंस लीग भी, क्लब के एक 136 साल के इतिहास से 3 ज्यादा। मैदान के बाहर ग्वार्डियोला बेबाक राजनीतिक रहे। कैटालोनिया के आत्मनिर्णय, रशिया के यूक्रेन हमले, इजराइल हमलों से गाजा की पीड़ा और सूडान के मानवीय संकट पर बोले, अक्सर नैतिक नजरिए से। पर यूएई, जिसका शासक परिवार मैनचेस्टर सिटी का मालिक है, से जुड़े मुद्दों पर सतर्क जवाबों से इनकंसिस्टेंसी के आरोप लगे। अभिव्यक्ति और संयम के इसी बीच ग्वार्डियोला की व्यापक छवि बनी, एक ऐसा कोच जिसने खेल का तरीका बदला, पर अपनी प्रसिद्धि की जिम्मेदारियों को कभी-कभी अधूरेपन से निभाया। इसके बाद चैप्टर 9 हमें ले चलता है विज्ञान की दुनिया में, यानी 10वें पन्ने का साइंस सेक्शन। और पहली खबर हैरान करने वाली है। वायु प्रदूषण ने 2023 में भारत का सोलर उत्पादन 9.6% घटा दिया। नेचर सस्टेनेबिलिटी के नए अध्ययन के मुताबिक हवा में मौजूद एरोसॉल्स ने 2023 में भारत के सोलर पावर उत्पादन को 9.6%, करीब 15 टेरावाट घंटे घटा दिया, जबकि वैश्विक औसत नुकसान 5.8% रहा। 2017 से 23 के बीच प्रदूषण से बिजली उत्पादन का सालाना नुकसान औसतन 74 टेरावाट घंटे रहा, यानी नई सोलर कैपेसिटी से हर साल बनने वाली बिजली का करीब 1/3। भारत का नुकसान दुनिया में सबसे ज्यादा में से है, सबसे ज्यादा भारी प्रदूषित उत्तर में। शोधकर्ताओं ने 1.4 लाख फैसिलिटीज का पहला ग्लोबल फैसिलिटी लेवल डेटाबेस बनाया और सैटेलाइट, एटमॉस्फेरिक डेटा व मशीन लर्निंग से विश्लेषण किया। एरोसॉल्स सल्फेट और कार्बन के महीन कण हैं, जो सीधे सोलर पैनल्स तक पहुंचती धूप घटाते हैं। भारत के पड़ोसी चाइना ने सबसे ज्यादा 61.3 टीवीएच उस उत्पादन खोया, पर यह उसके कुल उत्पादन का छोटा हिस्सा 7.7% था। चाइना ने 2013 से 23 में प्रदूषण से सोलर नुकसान सालाना लगभग 1.4% घटाया। कोल प्लांट्स में हाई एफिशिएंसी फिल्टर्स लगाकर, जिनमें फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन एफजीडी अहम तकनीक है, जो फ्लू गैस से सल्फर डाइऑक्साइड हटाती है। भारत का नुकसान 2013 से 23 में घटा नहीं, फ्लैट रहा। उल्टा 2025 में भारत ने एफजीडी यूनिट्स लगाने का लक्ष्य कमजोर कर दिया, सिर्फ बड़े शहरों के पास और केस बाय केस आधार पर क्रिटिकली पॉल्यूटेड इलाकों के प्लांट्स तक सीमित।
विज्ञान की अगली खबर एक प्यारी, उम्मीद भरी कहानी है। व्हाट्सएप और क्लॉटबस्टर ने ग्रामीण पंजाब में दिल की देखभाल आसान कर दी। 4 मई की सुबह 4:40 बजे एक 40 साल का आदमी सीने में दर्द और पसीने के साथ खन्ना के सब डिविजनल अस्पताल पहुंचा। मिनटों में नर्स और इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने उसका ईसीजी किया, जो व्हाट्सएप पर मेडिसिन कंसल्टेंट को भेजा गया, जिन्होंने इसे एसटी एलिवेटेड मायोकार्डियल इन्फेक्शन एसटीईएमआई यानी गंभीर हार्ट अटैक बताकर टेनेक्टेप्लाजस दवा थ्रोम्बोलिसिस के लिए यानी क्लॉट घोलने के लिए देने को कहा। ईसीजी के आधे घंटे में इंजेक्शन मिला और मरीज ठीक होकर पटियाला के मेडिकल कॉलेज भेजा गया। यह अस्पताल का 100वां थ्रोम्बोलिसिस केस था, पंजाब के किसी भी केंद्र में सबसे ज्यादा। जुलाई 2025 से पंजाब सरकार मिशन अमृत एक्यूट मायोकार्डियल रेपरफ्यूजन इन टाइम चला रही है, जिसमें सब डिविजनल और जिला अस्पताल स्पोक्स को दवाएं, इक्विपमेंट और ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो कार्डियोलॉजिस्ट की निगरानी में थ्रोम्बोलिसिस कर सकें और फिर मरीज को मेडिकल कॉलेज और जाएंगे। हब्स भेजें। पहले कोई भी सीने का दर्द वाला मरीज सीधे मेडिकल कॉलेज भेजा जाता था, जिसमें 40 से 70 मिनट लग जाते और दिल की मांसपेशियों को अपूरणीय नुकसान होता। लुधियाना में करीब 34,000 लोग दर्ज हुए, 1,900 को स्टेमी और 900 को थ्रोम्बोलिसिस मिला। हेल्थ सर्विसेज निदेशक हितेंद्र कौर के मुताबिक स्टेमी मरीजों को 35,000 रुपए का इलाज मिनटों में मुफ्त मिलता है। अमृतसर का गवर्नमेंट मेडिकल सेंटर 6 जिलों का हब है। 10 महीनों में 272 थ्रोम्बोलाइज्ड मरीज आए, जिनमें 265 की एंजियोप्लास्टी हुई। प्रोजेक्ट की सफलता आशु गुप्ता और बिशव मोहन जैसे अफसरों की मेहनत से है। टीमों को प्रेरित रखने के लिए नर्सों को बराबर का साथी माना जाता है। स्थानीय भाषा में ट्रेनिंग दी जाती है और हर महीने बेस्ट परफॉर्मर्स को सम्मान मिलता है। तमिलनाडु के सफल स्टेमी पायलट के बाद ये मॉडल गोवा, कर्नाटक, आंध्र में भी लागू हुआ। टीएनएसटीईएमआई मॉडल के थॉमस अलेक्जेंडर कहते हैं कि सिर्फ सरकारी अस्पतालों को हब बनाने से मॉडल की एफिकेसी घटती है। सरकारी बीमा वाले मरीजों को नजदीकी रिपरफ्यूजन केंद्र, सरकारी या निजी तक पहुंच मिलनी चाहिए। कमजोरियां भी हैं। ये व्यक्तिगत रुचि पर निर्भर है और स्पोक से निकलने के बाद मरीज का फॉलोअप नहीं होता। पर एक बड़ा फायदा, डॉक्टर मोहन कहते हैं, अब गांवों से 50 साल से ऊपर की ज्यादा महिलाएं लक्षणों के साथ आ रही हैं, जो पहले छूट जाती थीं। विज्ञान की तीसरी खबर मौसमी मिठास के पीछे का विज्ञान है। आइस एप्पल नुंगू सिर्फ मौसमी मिठास नहीं है। गर्मियों अप्रैल से अगस्त में भारत भर के फल बाजार में आइस एप्पल भर जाता है। तमिल में नुंगू, तेलुगु में मुंजुलू, हिंदी में ताड़गोला, बंगाली में ताल। ऊपरी छिलका हटाओ तो बर्फ जैसा स्वादिष्ट फल मिलता है। यह पैलेमेरा ताड़ क्योकॉस का फल है। वैज्ञानिक नाम बोरासस फ्लेबेलिफर, अरेकेसी परिवार का। तमिलनाडु का राज्य वृक्ष। प्राचीन तमिल साहित्य इसे मीठे रस वाला प्रिय पौधा बताता है। इससे गुड़, टोड़ी और सेहतमंद पेय नीरा बनता है। पत्तियां लिखने के काम आती थीं और आज भी चटाई, टोकरी, छाते आदि बनते हैं। भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के सहयोग से इस पर शोध हो रहा है। कासरगोड, केरल का पैलमेरा रिसर्च स्टेशन नीरा टैपिंग पर, किलिकुलम, तमिलनाडु का स्टेशन बेहतर यील्ड के लिए जेनेटिक एनालिसिस और गुड़ बनाने पर काम कर रहा है। घाना की क्वामे एनक्रुमा यूनिवर्सिटी के एबे इंगे एट ऑल के 2018 पेपर DOI 10.1269 1/AJF-6-5-2 के मुताबिक पामेरा फल फेनोल्स एंड एल्काली आयंस में भरपूर है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग गुणों के साथ। श्रीलंका के जाफना के शोधकर्ताओं ने भी फूड केमिस्ट्री एडवांसेस में इसके पोषण, स्वास्थ्य और आर्थिक महत्व की पड़ताल की है। लेखक सुझाते हैं कि रिसर्च स्टेशनों इसके लाभकारी अणुओं की पहचान करें और उन्हें सिंथेसाइज भी करें। इसके बाद विज्ञान की कुछ छोटी झलकियां, स्नैपशॉट्स आती हैं। पूर्वी अफ्रीका के 15 साल के फील्ड एक्सपेरिमेंट से पता चला कि डंग बीटलस हाथी के गोबर पर बहुत निर्भर हैं। हाथी के गोबर के बिना बीटल स्पीशीज रिचनेस 23% और कुल बायोमास 51% गिर गई। मवेशी या जेबरा का गोबर यह कमी पूरी नहीं कर सका। यानी हाथियों के घटने से को एक्सटिंक्शन कैस्केड और बीज प्रसार में कमी हो सकती है। दूसरी खबर, राइस पेपर को हाइड्रोजनेशन नामक रासायनिक प्रक्रिया से बदलकर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से सोना निकाला जा सकता है। यह गोल्ड आयंस को खींचकर ठोस गोल्ड नैनो पार्टिकल्स में बदल देता है। फिर कागज जलाकर शुद्ध सोना मिलता है। तीसरी, सी ककड़ी के ऊतक प्राकृतिक समुद्री पानी में बिना किसी सप्लीमेंट के 3 साल से ज्यादा जीवित और बढ़ते रहे। इम्यून सेल्स से संक्रमण हराते और पानी से पोषण सोखते। ये नेचुरल इमॉर्टैलिटी, जैविक क्षय की पारंपरिक समझ को चुनौती देती है। और इसी पन्ने का क्वेश्चन कॉर्नर एक मजेदार रोजमर्रा का सवाल उठाता है।
ठंडे वीकेंड के बाद जब तापमान मिड 30s पर चढ़ता है तो गर्मी ज्यादा क्यों लगती है? जवाब सिर्फ मनोवैज्ञानिक नहीं। पहला, शरीर तापमान के साथ जल्दी एडजस्ट करता है, तो एक दो ठंडे दिनों के बाद आप थोड़ी हीट अडेप्टेशन खो देते हैं। रक्त वाहिकाएं फैलने को कम तैयार, कम पसीना, इसलिए तापमान वापस चढ़ने पर गर्मी ज्यादा आक्रामक लगती है। दूसरा, इंसान बदलाव को तुलना से महसूस करता है। कई 39 डिग्री सेल्सियस दिनों के बाद 35 डिग्री सेल्सियस राहत लगता है, और 29 से 31 डिग्री सेल्सियस दिनों के बाद वही 35 डिग्री सेल्सियस दम घोंटू, क्योंकि नर्वस सिस्टम हाल के बेस लाइन से आंकता है। तीसरा, आप तापमान के साथ ह्यूमिडिटी में बदलाव भी महसूस कर रहे होते हैं। ठंडे दिनों के बाद ह्यूमिडिटी, बादल, हवा बदलते हैं, और एक शांत ह्यूमिड 35 डिग्री सेल्सियस आपके शरीर पर सूखे हवादार 37 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा जोर डाल सकता है। अब चैप्टर 10 हमें ले चलता है 11वें पन्ने के बिजनेस सेक्शन में। और पहली खबर रोजगार की दुनिया से है। आईटी कंपनियां बेंच खत्म कर रही और अल्पकालिक विशेषज्ञ भर्ती कर रही हैं। लागत घटाने और बेंचेस खत्म करने के लिए टेक कंपनियां अब ऑन डिमांड टैलेंट की ओर बढ़ रही हैं। 3 महीने से 1 साल के शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर विशेषज्ञ प्रोजेक्ट्स के 5 दिन लिए। बेंचिंग यानी वो दौर जब कर्मचारी एक प्रोजेक्ट से दूसरे में जाते हैं पर पेरोल पर बने रहते हैं। उद्योग इसे बिना काम के दिए जाने वाले वेतन की तरह देखता है। पिछली 2 तिमाहियों में जेन एआई इंजीनियरिंग, क्लाउड आर्किटेक्चर, ऑटोमेशन, एलएलएम फाइन ट्यूनिंग, मशीन लर्निंग ऑपरेशंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा वर्व साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग और ईआई ट्रांसफॉर्मेशन कंसल्टेंट्स की शॉर्ट टर्म भर्ती में उछाल आया है। ह्यूमन कैपिटल के सीईओ बीएस मूर्ति के मुताबिक अब क्लाइंट तय कर रहे हैं। वो चाहते हैं आईटी प्रोवाइडर्स एआई एप्स स्लैश एजेंटिक एआई इस्तेमाल करें, और डिप्लॉयमेंट ऑफ डिलीवरी टाइम घटने से कंपनियां जल्दी रीस्किल नहीं कर पा रही। सीआईई एलएचआर के आदित्य नारायण मिश्रा ने कहा कि एआई लेड ऑप्टिमाइजेशन से बड़े टीम्स वाले काम अब लीनर टीम्स ऑटोमेशन से कर रही हैं, इसलिए बड़ी बेंच रखने का चलन घट रहा है। क्वेस कॉर्प के कापिल जोशी के मुताबिक वर्कफोर्स यूटिलाइजेशन 80% से बढ़कर 85 से 89% हो गई। मिड लेवल प्रोफेशनल्स अब टेक हायरिंग की करीब 65% मांग है, जबकि एंट्री लेवल मांग 2024 के 28% से 2025 में 15% रह गई। कंपनियां बड़े पैमाने की कैंपस हायरिंग से दूर हट रही हैं। टीमलीज के चेयरमैन मनीष सभरावल ने कहा कि यह सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनियों के लिए क्लाइमेट चेंज नहीं बल्कि एक पासिंग स्टॉर्म है। ऑस्ट्रेलिया और फिक्स्ड कॉस्ट्स को वेरिएबल कॉस्ट्स में बदलने से रेजिलियंस बढ़ती है। एक्सफेनो के मुताबिक भारत के टेक सेक्टर की एक्टिव टैलेंट डिमांड पिछली 4+ तिमाहियों से सुस्त ढलान पर है। इसी पन्ने पर एक नीतिगत खबर, वित्त मंत्रालय ने कपास पर आयात शुल्क रोक दिया। वित्त मंत्रालय ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कॉटन पर 11% आयात शुल्क हटा दिया। टेक्सटाइल उद्योग को बड़ी राहत। मौजूदा कॉटन मार्केटिंग सीजन रूसोस अक्टूबर 2025 से सितंबर 2026 में उत्पादन करीब 290 लाख बेल रहने का अनुमान है, जबकि घरेलू जरूरत लगभग 320 लाख बेल। सरकार ने 2022 और 2025 में भी ऐसा किया था। शनिवार को कॉटन का दाम 64,000 रुपए प्रति कैंडी था और 2 महीने से बढ़ रहा है। अब तक करीब 40 लाख बेल आयात हो चुकी हैं। फिर अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्रालय का नजरिया, रुख क्यूटीएस रेजिलियंस का, पर महंगाई का डर बरकरार। वित्त मंत्रालय ने अपनी मई की मंथली इकोनॉमिक रिव्यू में वेस्ट एशिया संकट के चलते महंगाई और कमजोर ग्रोथ मोमेंटम का जोखिम जताया और रुख को क्यूटीएस रेजिलियंस बताया। दस्तावेज के मुताबिक घरेलू बुनियाद मजबूत है, और एलिवेटेड क्रूड प्राइसेस, सख्त वित्तीय हालात और कमजोर ग्रोथ ऐसे हेडविंड्स हैं जिनसे भारत पूरी तरह नहीं बच सकता। बिलो नॉर्मल मॉनसून और आर्थिक गतिविधि में नरमी से खपत में सुस्ती आ सकती है। होलसेल और रिटेल इन्फ्लेशन उल्टी दिशाओं में चल रहे हैं, यानी उत्पादन लागत बढ़ रही है, जो जल्द उपभोक्ताओं पर आएगी। अब बीमा क्षेत्र से जनरली सेंट्रल लाइफ को ऊंची ग्रोथ की उम्मीद है। निजी बीमा कंपनी जनरली सेंट्रल लाइफ इंश्योरेंस को FY27 में हाई ग्रोथ बने रहने का भरोसा है, क्योंकि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर होल्डर बनने से ग्राहकों का ट्रस्ट बढ़ा है। MD of CEO आलोक रुंगाटा ने बताया कि FY26 में शेयर होल्डिंग बदलने से काफी ग्रोथ आई सवाई नहीं। पिछले साल बैंक ने फ्यूचर ग्रुप की जगह ली। FY26 में इंडिविजुअल न्यू बिजनेस प्रीमियम 102% बढ़कर 964 करोड़ रुपए हुआ। नए शेयर होल्डर से सेंट्रल बैंक की करीब 4,500 शाखाओं और टियर 2 से 3 कारोबार तक पहुंच मिली। क्रॉस रिटर्न प्रीमियम 16% बढ़कर 2,910 करोड़ रुपए रहा और 102.54 करोड़ रुपए बोनस घोषित हुआ। वेस्ट एशिया संकट पर उन्होंने कहा कि अगर यह लंबा चला तो डिस्पोजेबल इनकम और रोजगार पर असर की आशंका है।
फिर एक बड़ा सौदा, साइएंट खरीदेगी यूएस की टीएओ सौदा $218 मिलियन का। इंटेलिजेंट इंजीनियरिंग कंपनी साइएंट कैलिफोर्निया स्थित डिजिटल इंजीनियरिंग फर्म टाउ डिजिटल सॉल्यूशंस में 100% हिस्सेदारी खरीद रही है, जो डेटा, प्रोडक्ट और ई-आईलेड सर्विसेज पर केंद्रित है। यह कैश डील है, अपफ्रंट पेमेंट प्लस परफॉर्मेंस लिंक्ड अर्नआउट, जिसका एंटरप्राइज वैल्यू $218 मिलियन है और Q2 FY27 तक बंद होने की उम्मीद है। टाओ की मौजूदगी यूएस के अलावा कनाडा, इंडिया, ताइवान और यूरोप में है साई विस्तार से है। अब एक रक्षा पीएसयू की खबर मिधानी का Q4 मुनाफा 38% बढ़कर 78 करोड़ रुपए हुआ। रक्षा पीएसयू मिश्रा धातु निगम मिधानी का मार्च तिमाही का स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 38% से ज्यादा बढ़कर 77.75 करोड़ रुपए हुआ। राजस्व करीब 35% बढ़ा, 552.75 करोड़ रुपए का तिमाही टर्नओवर अब तक का सबसे ऊंचा रहा। बोर्ड ने 1.25 रुपए प्रति शेयर फाइनल डिविडेंड की सिफारिश की, पहले 0.85 रुपए इंटरिम दिया था। पूरे 2025 से 26 में नेट प्रॉफिट 18.82% बढ़कर 130.79 करोड़ रुपए और टर्नओवर रिकॉर्ड 1208.63 करोड़ रुपए रहा। 1 अप्रैल 2026 तक ऑर्डर बुक 2290 करोड़ रुपए था। MIDNE टाइटेनियम एलॉयज, स्पेशल स्टील्स एयर सुपर एलॉयज का प्रमुख निर्माता है, रक्षा, स्पेस और एनर्जी के लिए महत्वपूर्ण। फिर लॉजिस्टिक्स की एक बड़ी तस्वीर। अध्ययन कहता है कि 2047 तक भारत को 215 MMLPS की जरूरत होगी। CII और नाइट फ्रैंक इंडिया के अध्ययन के मुताबिक 2047 तक भारत को बढ़ती फ्रेट मांग के लिए करीब 215 नेक्स्ट जनरेशन मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क्स MMLPS चाहिए होंगे। पिछले दशक में लॉजिस्टिक्स इफिशिएंसी 59% सुधरी। 2047 तक भारत का फ्रेट मूवमेंट करीब 28,109 मिलियन टन होगा और रेल की हिस्सेदारी 45% तक ले जाने के नेशनल रेल प्लान लक्ष्य के लिए MMLPS को सालाना करीब 12,649 मिलियन टन कार्गो संभालना होगा। अभी भारत में 30 ऑपरेशनल MMLPS सिर्फ 129 मिलियन टन कार्गो कुल फ्रेट का 2% संभालते हैं। 45 निर्माणाधीन हैं। सरकार ने ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में करीब $360 अरब निवेश किया, जिससे लॉजिस्टिक्स लागत GDP के 10 से 10.5% तक आई। नाइट फ्रैंक इंडिया के CMD शिशिर बालाजी ने MMLPS को इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्रेट एफिशिएंसी के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बताया। इस पन्ने की आखिरी खबर स्किलिंग की है। आर्सेलोर मित्तल निप्पॉन स्टील को पहला PM सेतु प्लान मिला। 60,000 करोड़ रुपए की PM सेतु योजना, प्रधानमंत्री स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अपग्रेडेड ITIs के तहत नेशनल स्टीयरिंग कमेटी ने आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के विशाखापत्तनम ITI क्लस्टर के लिए स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट प्लान को मंजूरी दी। योजना के तहत पहली ही मंजूरी और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्री पार्टनरशिप को ऑपरेशनलाइज करने वाला पहला राज्य बना। योजना का लक्ष्य 1000 सरकारी ITIs को इंडस्ट्री लेड हब एंड स्पोक मॉडल से बदलना है। 32 राज्यों/UTs ने स्टेट स्टीयरिंग कमेटीज बनाई हैं और 12 ने एंकर इंडस्ट्री पार्टनर्स के लिए RFP जारी की है। ये विशाखापत्तनम क्लस्टर अन्य राज्यों के लिए मॉडल बनेगा। चैप्टर 11 में हम निकलते हैं देश के बाहर, यानी 12वें पन्ने का फॉरेन/वर्ल्ड सेक्शन, जहां दुनिया जहान की हलचलें मिलती हैं। और पहली खबर तनाव की है। यूएस ने चेतावनी दी कि वो ईरान से फिर युद्ध करने में सक्षम है। यूएस ने शनिवार को चेताया कि वो ईरान से युद्ध फिर शुरू करने में मोर देन कैपेबल है। ये कहने के बाद कि प्रेसिडेंट ट्रंप की किसी भी शांति डील को उनकी रेड लाइंस माननी होंगी, जिसमें तेहरान का कभी परमाणु हथियार न बना पाना शामिल है। व्हाइट हाउस ने संकेत दिया कि ट्रंप डील के करीब हैं, पर तेहरान ने अंतिम समझौते से इनकार किया। पेंटागन प्रमुख पीट हेगेसेट ने सिंगापुर के डिफेंस समिट में कहा कि वॉशिंगटन युद्ध दोबारा शुरू करने में सक्षम है। सेंटकॉम ने एक्स पर कहा कि अमेरिकी सेनाएं पूरे क्षेत्र में मौजूद और सतर्क हैं। इस हफ्ते ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह पर यूएस हमलों और ईरानी जवाबी फायर से डील की कोशिशें सवालों में पड़ गईं। ईरान की IERNA के मुताबिक शनिवार को एयर डिफेंसेस ने यूएस जायोनिस्ट दुश्मन का एक ड्रोन गिराया। इसी समिट से जुड़ी अगली खबर, हेगेसेट ने शांग्री-ला में ट्रंप के इंडिया पैक सीज फायर दावे का समर्थन किया। यूएस सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीट हेगेसेट ने सिंगापुर के शांग्री-ला डायलॉग में ट्रंप को भारत-पाकिस्तान के बीच शांति कराने का श्रेय दिया और भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का अहम साझेदार बताया। उन्होंने पिछले साल के सैन्य टकराव के बाद बनी समझ का जिक्र किया। याद रहे,
ट्रंप बार बार दावा करते हैं कि उन्होंने पहलगाम हमले और में 26 मौतें के बाद 4 दिन के टकराव के बाद शांति कराई। पर भारत लगातार कहता रहा है कि समझ सीधे दोनों देशों के बीच बनी और थर्ड पार्टी मीडिएशन के दावे खारिज करता है। हेगेसेट ने चाइना पर संतुलित रुख रखा, बीजिंग की हिस्टोरिक मिलिट्री बिल्डअप पर राइटफुल अलार्म तो जताया, पर कहा कि वॉशिंगटन नीडलेस कॉन्फ्रंटेशंस नहीं बल्कि एशिया में स्टेबल इक्विलिब्रियम चाहता है जहां कोई एक शक्ति हावी न हो। अब अफ्रीका से एक स्वास्थ्य संकट WHO और सियाओ प्रमुख DR कोंगो में इबोला के केंद्र पहुंचे। WHO महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसुस शनिवार को पूर्वी कोंगो के बुनिया शहर पहुंचे, जो एक दुर्लभ इबोला प्रकोप का केंद्र है, जहां वायरस अभी भी रिस्पॉन्स से तेजी से फैल रहा है। उन्होंने एक ट्रीटमेंट सेंटर और स्थानीय अधिकारियों, स्वास्थ्य कर्मियों व प्रभावित परिवारों से मिलने की योजना बनाई। WHO के मुताबिक 906 संदिग्ध मामले और 223 संदिग्ध मौतें दर्ज हुई हैं। पड़ोसी युगांडा ने 9 मामले और 1 मौत की पुष्टि की। मौजूदा प्रकार बुंडीबुगियो वायरस का कोई स्वीकृत इलाज या वैक्सीन नहीं है। टेड्रोस ने भरोसा जताया कि DR कोंगो, जो पहले भी इबोला से कई बार लड़ा है, इसे फिर काबू कर लेगा। फिर रूस यूक्रेन युद्ध से यूक्रेनी ड्रोन्स ने दक्षिणी रूस में ओनियल डेपो और बंदरगाह पर हमला किया। यूक्रेनी ड्रोन्स ने रात भर में रूस के तागानरोग बंदरगाह पर एक टैंकर और अर्माविर शहर में एक ओनियल डेपो पर हमला किया। रोस्तोव के गवर्नर यूरी स्ल्यूसार ने बताया कि तागानरोग करीब 2.4 लाख आबादी में आग बुझा ली गई। कोई तेल रिसाव नहीं, 2 लोग घायल। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक रात भर में 127 ड्रोन्स गिराए गए। क्रास्नोदार क्षेत्र के आर्मावीर 1.85 लाख आबादी में ऑयल डिपो की आग काबू में, कोई घायल नहीं। रोस्तोव में करीब 50 ड्रोन्स गिराए गए। यूक्रेन के ड्रोन फोर्सेस कमांडर ने तागानरोग और रशियन नियंत्रित क्रीमिया के फेदोसिया के ओनियल डेपो पर हमले की बात कही। अब पश्चिम एशिया से लेबनान के PM सलाम ने इजरायल अभियान की निंदा की। लेबनान के PM नवाफ सलाम ने इजरायल पर देश के दक्षिण में स्कोर्चड अर्थ पॉलिसी अपनाने का आरोप लगाया और तेज व असली सीज फायर की मांग की, जबकि इजरायल ने ताजा हवाई हमले किए और 1 दर्जन से ज्यादा जगहों के लिए इवैक्यूएशन ऑर्डर्स जारी किए। इजरायली PM नेतन्याहू के ये कहने के एक दिन बाद कि उनकी सेना लेबनान में गहराई तक बढ़ी है, सलाम ने इसे खतरनाक एस्केलेशन बताया और आरोप लगाया कि इजरायल कस्बे गांव तबाह कर निवासियों को निर्वासन में धकेल रहा है, जिससे न सुरक्षा आएगी न स्थिरता। उन्होंने अपनी सरकार की इजरायल से बातचीत का बचाव किया। वॉशिंगटन में सैन्य वार्ता हुई अगले हफ्ते और इजरायल हिजबुल्लाह के बीच 17 अप्रैल को आधिकारिक ट्रूस हुई थी, पर कभी पूरी तरह मानी नहीं गई। दोनों ओर से रुक रुक कर हमले जारी रहे। फिर तुर्की से विपक्षी नेता ओजेल के खिलाफ अभियोग दाखिल हुआ। तुर्की में मुख्य विपक्षी पार्टी CHP रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी के नेता ओजगुर ओजेल के खिलाफ अभियोजकों ने औपचारिक आरोप दाखिल किए। आरोप है कि उन्होंने न्यायपालिका को निशाना बनाया और सार्वजनिक अधिकारियों को धमकाया। CHP इसे राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्डोगन की सरकार द्वारा विपक्ष को कुचलने की राजनीतिक साजिश बताती है। यह कार्रवाई तब हुई जब इस्तांबुल के मेयर और एर्डोगान के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी एक्रम इमामोग्लू पहले से ही जेल में हैं और भ्रष्टाचार के आरोप झेल रहे हैं, जिसे विपक्ष राजनीति से प्रेरित मानता है। और इस पन्ने को समेटते हुए दुनिया भर से कुछ छोटी खबरें, वर्ल्ड स्नैपशॉट्स भी थीं। ग्वांतानामो बे, अमेरिका के कुख्यात सैन्य हिरासत केंद्र में रखे गए प्रवासियों को लेकर मानवाधिकार संगठनों ने फिर चिंता जताई। बोट स्ट्राइक, कैरिबियन में एक कथित ड्रग तस्करी नाव पर अमेरिकी हमले में कई लोग मारे गए, जिस पर अंतर्राष्ट्रीय कानूनविदों ने सवाल उठाए कि क्या यह बिना न्यायिक प्रक्रिया के मारना एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग था। अफगानिस्तान, एक यात्री ट्रक के हादसे में दर्जनों लोगों की जान गई, खराब सड़कों और लापरवाह ड्राइविंग की पुरानी समस्या। और मार्सिया लुकास, स्टार वॉर्स की ऑस्कर विजेता फिल्म एडिटर एंड जॉर्ज लुकास की पूर्व पत्नी, से जुड़ी एक सांस्कृतिक खबर जिसमें उनके सिनेमा में योगदान को याद किया गया। अब चैप्टर 12 यानी 13वें पन्ने से खेल की दुनिया शुरू होती है और आज की सबसे बड़ी खबर IPL का महाफाइनल, जिसमें गुजरात टाइटंस बनाम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आमने सामने हैं। आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा दिन है। IPL का खिताबी मुकाबला, जिसमें गुजरात टाइटंस GT और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB आमने सामने होंगे। दोनों टीमें ट्रॉफी के लिए तरस रही हैं और दोनों के पास इतिहास रचने का मौका है। पूरा फोकस इस बात पर है कि कौन दबाव में बेहतर खेलता है। फाइनल में नसें, नर्व्स अक्सर प्रतिभा से ज्यादा अहम हो जाती हैं। फाइनल से पहले कप्तान का भरोसा, शुभमन गिल ने कहा, हमें पिच पता है। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने
फाइनल से पहले भरोसा जताया कि उनकी टीम को घरेलू स्लैश परिचित पिच की अच्छी समझ है और वो उसी हिसाब से रणनीति बनाएंगे। उन्होंने कहा कि फाइनल में शांत रहना और बुनियादी बातों पर टिके रहना सबसे जरूरी है। पिच के बर्ताव, बैटिंग फ्रेंडली या स्पिन फ्रेंडली को समझकर टॉस और टीम कॉम्बिनेशन का फैसला मैच का रुख तय कर सकता है। इसी पन्ने पर एक उभरती प्रतिभा की चर्चा। संघाकारा ने कहा कि सूर्यवंशी को इंडिया कॉल अप मिल सकता है। श्रीलंका के महान बल्लेबाज और अब कोच स्लैश मेंटर की भूमिका में रहे कुमार संघाकारा ने युवा प्रतिभा सूर्यवंशी की जमकर तारीफ की और संकेत दिया कि उसका इंडिया कॉल अप दूर नहीं। वैभव सूर्यवंशी कम उम्र में आईपीएल में धमाका करने वाला बल्लेबाज, जिसकी निडर बल्लेबाजी ने सबका ध्यान खींचा है। संघाकारा ने कहा कि ऐसी प्रतिभा को सही मार्गदर्शन मिले तो वो भारत के लिए लंबा खेल सकता है। और इस पन्ने की कुछ झलकियां स्पोर्ट्स स्नैपशॉट्स भी थीं। आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने पिच और हालात पर अपनी राय दी और कहा कि उनकी टीम बिना दबाव लिए अपने स्वाभाविक खेल पर भरोसा करेगी। तस्वीरों में दोनों टीमों के अभ्यास सत्र, फिल सॉल्ट का परिस्थितियों को परखना, गिल और साथी खिलाड़ियों की तैयारी और युवा सूर्यवंशी की नेट प्रैक्टिस के दृश्य थे। कुल मिलाकर फाइनल का माहौल पूरे रंग में। चैप्टर 13 यानी 14वें पन्ने पर खेल की और खबरें आती हैं। और पहली खबर कुश्ती से। विनेश फोगाट की वापसी अधूरी रह गई। एशियन गेम्स ट्रायल्स में उनका सफर खत्म हो गया। पहलवान विनेश फोगाट की कुश्ती में वापसी की कोशिश एशियन गेम्स ट्रायल्स में रुक गई। वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये उस खिलाड़ी के लिए बड़ा झटका है जो पेरिस ओलंपिक्स में नाटकीय रूप से वजन के मामूली अंतर से फाइनल से बाहर हो गई थी और बाद में राजनीति में भी सक्रिय हुई। मैट पर लौटना और शीर्ष स्तर पर तुरंत प्रतिस्पर्धा करना आसान नहीं होता। लंबे ब्रेक के बाद टाइमिंग, स्टैमिना और मैच फिटनेस वापस पाना सबसे कठिन हिस्सा है। हार के बाद उनकी भावुक प्रतिक्रिया भी आई। विनेश ने कहा कि यह कभी बराबरी की लड़ाई नहीं थी। हार के बाद विनेश ने भावुक प्रतिक्रिया दी और कहा कि उनके लिए यह कभी बराबरी की लड़ाई, फेयर फाइट नहीं थी। इशारा उन हालात और व्यवस्था की ओर जिनसे उन्हें जूझना पड़ा। उन्होंने अपने संघर्ष और वापसी की कोशिश को सम्मान के साथ स्वीकार किया, भले नतीजा उनके पक्ष में न रहा हो। फिर शतरंज से। नॉर्वे चेस में विश्व चैंपियन गुकेश ने आराम का दिन बिताया। शतरंज में विश्व चैंपियन गुकेश प्रतिष्ठित नॉर्वे चेस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और रिपोर्ट के मुताबिक रेस्ट डे पर उन्होंने खुद को तरोताजा किया। टूर्नामेंट में दुनिया के शीर्ष खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन समेत शामिल हैं और हर राउंड कड़ा मुकाबला है। युवा गुकेश के लिए ये अनुभव और रैंकिंग दोनों के लिहाज से अहम है। और इस पन्ने पर कई और खेल झलकियां थीं। इंग्लैंड विमेंस टीम का प्रदर्शन, टेनिस में अनास्तासिया पोटपावा और कोको गॉफ के मुकाबले, और फुटबॉल में पीएसजी बनाम आर्सेनल का चैंपियंस लीग टकराव। स्नैपशॉट्स में अंडर 17 पहलवानों की प्रतियोगिता, निशानेबाजी में मनु भाकर और सम्राट, हॉकी में नूसिन, दौड़ में गुलवीर सिंह की सब 4 मिनट माइल की कोशिश, बैडमिंटन में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, और एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स के दृश्य यानी मैदान, मैट, कोर्ट और बोर्ड। हर जगह भारत और दुनिया के खिलाड़ी जोर आजमाते दिखे। और आखिर में चैप्टर 14 यानी पन्ना 15 से 16 का स्पॉटलाइट सेक्शन, जहां 2 गहरी कहानियां हैं। पहली केरल से। परियाथुकु में जमीन के हक की लड़ाई। ये स्पॉटलाइट केरल के परियाथुकु की उस लड़ाई पर है जहां हाशिए पर खड़े समुदाय, खासकर आदिवासी और भूमिहीन परिवार, दशकों से जमीन के हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कहानी बताती है कि कैसे कागजों पर मिले वादे और जमीनी हकीकत के बीच बड़ा फासला है। आवंटन की घोषणाएं तो होती हैं, पर असली कब्जा, पॉसेसन, टाइटल डीड्स और बुनियादी सुविधाएं अक्सर सालों तक अटकी रहती हैं। ये भारत में लैंड राइट्स की उस व्यापक समस्या का आईना है जहां सबसे कमजोर तबके को अपने ही हक के लिए सरकार, नौकरशाही और कभी-कभी ताकतवर हितों से लंबी कानूनी और सामाजिक लड़ाई लड़नी पड़ती है। जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं, यह गरिमा, सुरक्षा और पहचान का सवाल है। और दूसरा स्पॉटलाइट तेलंगाना से है। गर्मी का संकट थर्मामीटर से परे। दूसरा स्पॉटलाइट तेलंगाना की भीषण गर्मी पर है, पर यह सिर्फ ऊंचे तापमान की कहानी नहीं। थर्मामीटर से परे का मतलब है गर्मी का इंसानी और सामाजिक असर। दिहाड़ी मजदूर, खुले में काम करने वाले, बुजुर्ग और गरीब बस्तियों के लोग इस हीट क्राइसिस का सबसे ज्यादा बोझ उठाते हैं। हीट स्ट्रोक, प्रोडक्टिविटी में गिरावट, पानी की किल्लत और बिजली पर बढ़ता दबाव। रिपोर्ट इस ओर इशारा करती है कि गर्मी अब सिर्फ मौसम की घटना नहीं, बल्कि एक पब्लिक हेल्थ और आर्थिक चुनौती बन चुकी है, जिसके लिए हीट एक्शन प्लान्स, छांव, पानी की व्यवस्था, काम के घंटों में बदलाव और शहरी हरियाली जैसे ठोस कदम जरूरी हैं। जैसा एफएक्यू वाले हिस्से में भी देखा, रातों का गर्म होना और अर्बन हीट आइलैंड्स इस संकट को और गहरा बना रहे हैं।